हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, देखिए जनरली जिन बच्चों को फिजिक्स पसंद नहीं है ना, वो बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं फिजिक्स में, है कि नहीं। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक आपका प्लस पॉइंट है। तो आप बस चैप्टर को समझिए, हर पॉइंट बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। मुझे और एक बात, आप लास्ट तक जरूर देखिए। आप आधे देखोगे एक टॉपिक, कुछ स्टार्टिंग देखोगे छोड़ दोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। इसमें हम बहुत कुछ समझने जा रहे हैं इस चैप्टर में। और जो सैम्पल पेपर के अभी जो नए टर्म 2 के सैम्पल पेपर आए हैं, उसके क्वेश्चन भी मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है सैम्पल पेपर में, उसको हम यहाँ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होता है ना, वो कैसा बिहेव करता है, लाइक ए मैग्नेट, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। कहने का मतलब ये है, जब किसी भी वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे ना, तो ये वायर कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करता है। ये अपने सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने लग जाता है और ये मैग्नेट जैसा बन जाता है, ठीक है। अगर इसके पास हम एक कॉम्पस निडल रख दें, तो ये कॉम्पस निडल क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन शो कहने का मतलब ये है कि ये मैग्नेट का जो निडल है ना, ये क्या करेगा, इधर उधर भागने लग जाएगा जैसे ही यहाँ से करंट अगर हम पास करें, ठीक है। तो ये जो हिलना स्टार्ट करता है ना इधर उधर, उसी को हम क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी हम प्रॉपर्ली देखेंगे इस बात को कैसे प्रूव किया गया कि मैग्नेटिक किसी भी करंट कैरिंग वायर से जब करंट पास होगा तो उसके आसपास अगर हम कॉम्पस निडल रखें तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो हिलने लग जाएगा, इधर उधर भागेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूव किया गया है इस एक्टिविटी से, ठीक है। देखो इसी बात को इस एक्टिविटी में प्रूव करके दिखाया गया है। तो क्या लिया गया इस एक्टिविटी में, देखो क्या है, एक कॉम्पस निडल is deflected on passing an electric current through a metallic conductor। तो जब मेटलिक कंडक्टर से हम करंट को पास करेंगे तो कॉम्पस निडल क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस एक्टिविटी को हम ध्यान से देखते हैं। देखो इसमें क्या क्या बोला गया है कि एक्स वाई दो पॉइंट है, एक्स वाई पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट वायर लिया गया है, ओके। एंड यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया गया है और यहाँ पे एम मीटर है जो करंट का रीडिंग कर रहा है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे की है, और ये आपको ABCD दिख रहा है, ये एक वाइट बोर्ड है, ठीक है। इस वाइट बोर्ड के बीच में यहाँ होल कर दिया गया और यहाँ से वायर को स्ट्रेट ऊपर से नीचे परपेंडिकुलरली, मतलब स्ट्रेट, राइट, ऐसा एक कार्डबोर्ड के ऊपर से बीच में होल कर दो और सीधा आप इसमें से घुसाओगे ना तो एक वायर ऐसे दिखेगा ना, नीचे ऊपर और नीचे, उसी तरह ये कार्डबोर्ड के अंदर बीच में होल कर दिया गया और यहाँ से ये तार को निकाला गया, ठीक है। अब हॉरिजेंटली इसके पास क्या रख दिया गया, कॉम्पस नीडल रख दिया गया, राइट। तो देखो जब कॉम्पस नीडल को यहाँ रखा गया था, ये हॉरिजेंटली ऐसे था, राइट, ये कैसे था, ऐसे था। जैसे करंट यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आप डायरेक्शन समझ जाओ। देखो यहाँ से यहाँ जाएगा ना करंट, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है करंट का डायरेक्शन क्या लिया गया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन इस वाले पोर्शन में कहाँ है, देखो इस वाले पोर्शन में करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड में है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि कॉम्पस निडल हॉरिजेंटली ऐसे रखा था। अच्छा, कॉम्पस निडल के बारे में इतना पता होना चाहिए आपको, कॉम्पस निडल ग्लास के अंदर पैक होता है इस तरह, ठीक है। तो क्यों ग्लास में पैक किया जाता है, क्योंकि अगर वो ग्लास में नहीं पैक हुआ तो हवा चलती है इधर उधर, वो डिफ्लेक्शन शो करे तो हमें सही डायरेक्शन पता नहीं चलेगी, इसलिए उसको ग्लास में पैक करके रखा जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ कॉम्पस निडल को रख दिया जाता है तो क्या देखा गया, जब करंट यहाँ से पास होके जाता था तो ये कॉम्पस निडल यहाँ से यहाँ हो गया, देखो पोजीशन इसका टेढ़ा हो गया ना, देखो ये कुछ डिफ्लेक्शन शो किया अपना, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि यस, कोई भी कंडक्टर जो करंट कैरी करता है तो अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बात कैसे प्रूव हुई कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जब हम करंट पास करते हैं इस वायर से तो इसके पास में जो कॉम्पस निडल रखा होता है वो क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। एंड इस डिफ्लेक्शन से ये प्रूव हो जाता है कि ये वायर अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ये हिल रहा है, तो मैं, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कॉम्पस निडल है ना, ये जो कॉम्पस निडल है ये
डिफ्लेक्शन तभी शो करता है जब इसके आसपास क्या हो, मैग्नेट हो। बस कोई भी कॉम्पास हो, वो कभी भी डिफ्लेक्शन कर रहा है तो समझ जाओ उसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है या मैग्नेट है, तभी वो हिल रहा है। सो इससे ये प्रूव हो रहा है ना कि यहाँ ये तो हमने तो मैग्नेट नहीं लिया, हमने तो बस एक वायर लिया और एक कार्डबोर्ड लिया और इसके पास, इस वायर के पास हमने कॉम्पास को रख दिया था, लेकिन जब हमने करंट पास किया तो ये कॉम्पास हिलने लग गया। तो इससे ये पता चलता है कि इसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तभी ये कॉम्पास हिल रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर आप करंट स्टॉप कर दोगे ना, जैसे यहाँ से स्विच ऑफ प्लग इन किया था हमने, स्विच ऑन किया था, स्विच ऑफ कर दो, देखो ये कॉम्पास निडल फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, जो ओरिजिनल पोजीशन था इसका, राइट। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, यही ये वाली वायर के पास। तो आई थिंक आपको ये एक्टिविटी समझ आ गया होगा। इस एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सिंपल सी बात कही गई है कि एक स्ट्रेट हम थिक वायर ले रहे हैं और इसको प्लेस किया है बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट में, और परपेंडिकुलर बट हमें इसे रखना है, इस बोर्ड है या पेपर आप, और उसके हॉरिजेंटली हमने एक स्मॉल कंपास रख। तो हमने ऑब्जर्व किया था कंपास निडल का पोजीशन और इससे हमें पता चला था कि वो कंपास निडल क्या शो करता था कि वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। हमने देखा था कि नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, it means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect। इसका मतलब ये है कि जब करंट पास होता है किसी भी कॉपर वायर से तो वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। प्रूव हो गया ना ये बात। चलो अब देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। मतलब क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो मैग्नेटिज्म हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। कि यहाँ पे एक बात समझना होगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि जब करंट पास होती है किसी भी करंट कैरिंग वायर से तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो अब यहाँ बोला जा रहा है क्या उसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब क्या अगर हम किसी मैग्नेट को मूव कराएं, समझो बात को। हाँ, अभी हमने देखा जब किसी भी वायर से करंट पास होता है तो वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो क्या हमें उल्टा बोला गया, क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स कहने का मतलब है अगर हम किसी मैग्नेट को, ठीक है, अगर हम किसी मैग्नेट को मूव कराएं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ये उल्टा रिवर्स में हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट कैन बी। क्लियर है। तो इसका रिवर्स भी क्या है, पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, ठीक है। सो देखिए इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, हमें यही दो चीज़ पढ़नी है। तो पहला हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूजेस हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में और इलेक्ट्रिक मोटर्स में। एंड दूसरा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, इसका यूजेस हम कहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर में देखेंगे, ठीक है। तो मेन यही आपका पूरी चैप्टर में कॉन्सेप्ट है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। पहले अभी हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें कही गई है हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड के बारे में। यही वो पर्सन है, इन्होंने ही हमें बताया है अबाउट मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने ये डिस्कवर किया था दैट कॉम्पास निडल गॉट डिफ्लेक्टेड। ये बताते हैं कि कॉम्पास निडल डिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो हिलने लगता है जब भी उसके आसपास अगर करंट कैरिंग वायर या मेटेलिक कोई भी चीज़ अगर हम रख दे कॉम्पास निडल के पास, तब, ठीक है। यही चीज़ को ऑब्जर्व किया ऑर्स्टेड ने, और इस जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो बस यही आपको समझना है, ऑर्स्टेड का नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही हमें बताया अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। तो अभी हमने समझा था कि कॉम्पास निडल जब भी कोई भी करंट कैरिंग वायर के पास रखते हैं हम, तो कॉम्पास निडल कैसा शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अभी सवाल आते हैं कि क्यों कॉम्पास निडल ऐसा शो करता है बिहेवियर, कि जब भी हम एक करंट कैरिंग वायर के पास जब कॉम्पास निडल को रखते हैं तो वो क्यों ऐसे बिहेवियर शो करता है। ओके, तो रीज़न क्या है
क्योंकि कॉम्पास निडल खुद भी एक कैसा है, मैग्नेट है। और ये वायर से जब हम करंट पास करते हैं, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, ये कॉम्पास निडल डिफ्लेक्शन शो करता है, ये हिलने लगता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करता है पता है? क्योंकि जब ये क्या होता है, ये वायर कैसा बिहेव करने लगता है, क्या इफेक्ट दिखाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। और ये कॉम्पास निडल खुद भी एक क्या है, मैग्नेट है, राइट। तो ये दोनों क्या करता है, दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालता है। ठीक है, ये दोनों में, एक तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है और ये खुद भी एक मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट और ये खुद भी एक मैग्नेट है, तो इसकी वजह से दोनों की तरफ से फोर्स एग्जर्ट होता है। एग्जर्ट मतलब डालता है दोनों फोर्स एक दूसरे के ऊपर, और वो नीडल क्या होता है, हिलने लग जाता है। क्लियर? तो देखिए यही बात कही गई है कि जब भी कॉम्पास निडल डिफ्लेक्ट होता है, जब हम उसे बार मैग्नेट के सामने लेके आते हैं या फिर करंट कैरिंग वायर के पास लेके आते हैं, तो यहाँ पे देखो वही बात कही गई, ए कॉम्पास निडल इज इन फैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। तो क्यों कॉम्पास निडल डिफ्लेक्ट करता है, रीजन क्या है? क्योंकि कॉम्पास निडल भी खुद भी वो क्या है, एक बार मैग्नेट है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें ना कॉम्पास निडल का स्ट्रक्चर, तो वो कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा, और इधर भी आप ऐसे बना लो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो देखो एक तरफ आपका नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ आपका साउथ पोल होता है। क्लियर? दो एंड होता है ना, एक एंड आपका साउथ पोल के टुवर्ड्स होता है और एक एंड आपका नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स होता है। तो आपको तो ये पता होगा, आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है अबाउट कि जब भी मैग्नेट को अगर हम किसी रस्सी में बांध के छोड़ दें ऐसे, तो वो मैग्नेट जब रुकता है तो ऐसे डायरेक्शन में रुकता है कि उसका एक पोल जो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और एक पोल जो दूसरा एंड जो होगा वो साउथ पोल की तरफ होता है। ठीक है, उसे अगर आप हिलाए बिना ना एक रस्सी में बांध दो, और मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, किसी भी बार मैग्नेट को एक रस्सी में बांध दो और ऐसे लटका के छोड़ दो, तो जब वो रुकेगा ना, तो उसका जो एक नॉर्थ वाला पोल होगा, जो नॉर्थ वाला पोल होगा वो नॉर्थ की डायरेक्शन दिखा रहा होगा, और जो साउथ वाला पोल होगा वो क्या डायरेक्शन दिखा रहा होगा, साउथ के डायरेक्शन को दिखा रहा होगा। ठीक है, तो यही बात कही गई है। देखिए, द एंड ऑफ द कॉम्पास निडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, सो द एंड ऑफ द पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो कॉम्पास का जो एंड किस तरफ पॉइंटिंग कर रहा है, नॉर्थ की तरफ पॉइंटिंग करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ सीकिंग या सिंपली नॉर्थ पोल कहेंगे। ठीक है, और जो पॉइंट किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, टुवर्ड्स साउथ, उसे हम साउथ सीकिंग कहेंगे या फिर साउथ पोल कहेंगे। इतनी बात समझ आ रही है? चलो, आपको इतना तो बेसिक पता होगा, नॉर्थ पोल क्या होता है, रिपेल करता है, और साउथ पोल भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो वी नो दैट, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ लिए हैं। ठीक है, कि सेम वाली पोल क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर करते हैं, और ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। रिपेल का मतलब क्या होता है, दूर जाना। ठीक है, और अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पास आना। मतलब ये नॉर्थ पोल है और अगर ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो दोनों सेम हो गई ना, तो दोनों क्या होगा, दूर जाएगा एक दूसरे से। फोर्स ऐसा ये इस पे ऐसा फोर्स डालेगा और ये इस पे ऐसा फोर्स डालेगा कि दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, क्योंकि सेम वाले पोल क्या करते हैं, रिपेल का मतलब दूर जाते हैं ये। ठीक है, और वही अगर नॉर्थ पोल है एक तरफ साउथ पोल है, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आएगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा, साउथ नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। से पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाई डज ए कॉम्पास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ए ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। तो कॉम्पास निडल क्यों डिफ्लेक्शन शो करता है जब हम उसे बार मैग्नेट के पास रखते हैं? तो देखो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा। अभी हमने देखा ना कि बार मैग्नेट के सामने अगर हम एक कॉम्पास निडल को रखते हैं ना, तो वो डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है, बिकॉज मैग्नेट एक्सर्ट ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कॉम्पास निडल। ये मैग्नेट क्या कर रहा है अपने सराउंडिंग में, मैग्नेटिक फोर्स डाल रहा है ना चारों तरफ, और ये मैग्नेटिक फोर्स जब डालता है तो कॉम्पास निडल क्या होता है, हिलता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। और ये खुद भी एक क्या है, मैग्नेट है, हमने अभी पढ़ा कॉम्पास जो है वो खुद भी क्या है, एक मैग्नेट है। तो दो मैग्नेट को जब हम सामने रखेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या डालता है, फोर्स डालता है, एंड इसी वजह से ये कॉम्पास निडल क्या करता है, अपना डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इसको आप कैसे लिख लोगे इसका आंसर, दैट बिकॉज द बार मैग्नेट एक्सर्ट ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कॉम्पास निडल विच इज इटसेल्फ ए टाइनी मैग्नेट। क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है।
इसको हम इस एक्टिविटी से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है। इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे, हमें इसके लिए एक वाइट शीट ऑफ पेपर चाहिए होगा। ठीक है, एक मैग्नेट चाहिए, बार मैग्नेट। इस वाइट शीट ऑफ पेपर को हम किसी भी बोर्ड में चिपका देंगे। उसके बाद हम इसके बीचों बीच में एक बार मैग्नेट रख देंगे और छोटे छोटे जो आयरन फिलिंग थे ना, उस आयरन फिलिंग को चारों तरफ इस तरह हम फैला देंगे बराबर से। उसके बाद आपको क्या करना है, जेंटली, बहुत ही सॉफ्टली इस कार्डबोर्ड को ऐसे ऐसे टैप करना है 2-3 बार। ठीक है, आप जब टैप करोगे आपको क्या दिखाई देगा, ये आयरन फिलिंग किसी पैटर्न में इस तरह अरेंज होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर्स में, देखो ये पिक्चर में भी हमें यही दिखाया जा रहा है। व्हाइट शीट पेपर को कार्डबोर्ड में चिपका दिया गया है और इसके बीचों बीच में ये देखिए बार मैग्नेट को रख दिया गया है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और चारों तरफ आयरन के टुकड़े को इस तरह फैला दिया गया है, चारों तरफ बराबर से बिखेर दिया गया है। ठीक है, तो जब हम इसको टैप करेंगे जेंटली 2-3 बार तो आपको क्या दिखाई देगा, ये आयरन की फिलिंग एक पैटर्न में अरेंज्ड होने लग जाएंगे। देखो आपको दिख रहा है ना, ये पिक्चर्स में देखो एक पैटर्न में ये हमें दिख रहा है डिजाइन। अगर हम इसके ऊपर लाइन बनाएं तो हमें कुछ इस तरह ये लाइन दिख रहा है, राइट। ठीक है, तो इसी पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे ये। ओके, तो ये जो अरेंज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नेट क्या कर रहा है, इस आयरन के टुकड़े के ऊपर क्या डाल रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मतलब फोर्स डालता है, और इस वजह से क्या होता है, ये आयरन फिलिंग के ऊपर फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक पैटर्न में अरेंज्ड होने लग जाता है। ठीक है, तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे हम उस फोर्स को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर है। जैसे कि देखो अगर हम कोई कॉम्पस निडल ला के या कोई आयरन फिलिंग यहाँ रखेंगे ना, तो आपको वो कुछ नहीं चेंजेस दिखाई नहीं देगा, ना ही कॉम्पस निडल में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ना ही आयरन फिलिंग में कोई उसका पोजीशन कोई पैटर्न में वो चेंज होते हुए दिखाई देगा। लेकिन जब हम इस रीजन में रखेंगे तो हमें कॉम्पस निडल में डिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा और इवन आयरन फिलिंग भी कुछ पैटर्न में इस तरह अरेंज होते हुए दिखाई देगा। तो क्यों इस वाले रीजन में नहीं दे रहा है, क्योंकि इस वाले रीजन में इस मैग्नेट का फोर्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो रीजन जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स को हम फील कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, राइट। तो देखिए यहाँ पे वही चीज अभी गिवन है। देखिए द आयरन फिलिंग अरेंज themselves in a pattern and show in the figure। तो आप देख रहे हो इस फिगर में किस तरह आयरन फिलिंग अरेंज्ड हुआ है खुद ब खुद, जब हम उसको टैप करेंगे। सो वाई डू द आयरन फिलिंग अरेंज इन सच ए पैटर्न। तो क्वेश्चन आता है अब यहाँ पे कि क्यों इस तरह इसी पैटर्न में ये आयरन फिलिंग अरेंज्ड होता है। व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट। ये पैटर्न क्या हमें बताता है, देखो ये पैटर्न हमें ये बताता है कि मैग्नेट ने कुछ फोर्स डाला था उस रीजन में, अपने आसपास मैग्नेट ने क्या डाला था, फोर्स डाला था, जिस फोर्स की वजह से ये आयरन फिलिंग किसी एक पैटर्न में अरेंज्ड हो गया। ठीक है, तो ये यही इंडिकेट करता है ये एक्टिविटी कि मैग्नेट क्या करता है, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास क्या डालता है, फोर्स डालता है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है। देखो द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। वो अपने आसपास के रीजन में फोर्स डालता है, एंड देयरफॉर जिस वजह से आयरन फिलिंग एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड द फोर्स दस एक्सर्टेड, और फिर फोर्स वो आयरन फिलिंग पे पड़ता है और आयरन फिलिंग अरेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में। सो द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। सो वो रीजन, जिस रीजन में हम इस मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नाउ द लाइन along which the iron filling align themselves represent the magnetic field line। और जिस लाइन में, जिस पैटर्न में ये, जिस लाइन में ये आयरन फिलिंग अरेंज्ड हो गया था, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो ये तो बात हो गई कि अगर हमारे पास आयरन फिलिंग होगा और बार मैग्नेट होगा तब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बना सकते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या कोई अदर मेथड है, क्या कोई अदर वे है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं बिना आयरन फिलिंग का यूज़ किए। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम समझेंगे 13.3 एक्टिविटी में कि क्या वो मेथड है, कैसे हम बना सकते हैं बिना आयरन फिलिंग का यूज़ किए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है,
हम खुद से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी बार मैग्नेट का बाय यूजिंग व्हाट, कॉम्पास नीडल। तो हम देखेंगे अभी इस एक्टिविटीज़ को समझते हैं चलिए, और देखेंगे कैसे हम बार मैग्नेट और कॉम्पास नीडल से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑब्टेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमें क्या करना है, कॉम्पास को रखना है कहाँ पे रखना है, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास रखना है, ठीक है। तो अगर आप देखो इसमें ये आपका डायग्राम है, अगर हम इसमें यहाँ पे मान लो इसके नॉर्थ पोल के पास हम एक मैग्नेट रखते हैं, बार मैग्नेट के इस मैग्नेट के सामने हमें क्या रखते हैं, कॉम्पास रख देते हैं, ठीक है। कॉम्पास कुछ ऐसा ही होता है आपका, इसे हम हॉरिजेंटली रखेंगे, ये रखा जाता कुछ ऐसा, ये रहता तो ये ऐसे रहता, ठीक है। लेकिन जब ये इसको आप ऐसे रखोगे तो ये नॉर्थ पोल है ना, क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ये साउथ पोल हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। क्योंकि ऑपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सेम पोल रिपेल करेगा, तो ये नॉर्थ पोल उधर चला जाएगा और साउथ पोल इधर आ जाएगा, ठीक है। एक और हम यहाँ पे इस तरह कॉम्पास रख लेंगे, ठीक है। तो देखो कॉम्पास को बेसिकली हम ऐसे रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं हॉरिजेंटली, ठीक है। जब आप ऐसे रखोगे तो इसका ऑफ कोर्स ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है कि नहीं, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल इधर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा देखो, ठीक है, और नॉर्थ पोल ऊपर चला जाएगा। फिर एक और कॉम्पास हम ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है। तो देखो इसका ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इस तरह हम कॉम्पास रखते जाएंगे और ये ऐसा बनते जाएगा एक पैटर्न में, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ अगर आप मैग्नेट रखोगे ना ऐसा इस टाइप में, तो ये पोल क्या करेगा, ये साउथ पोल है ना, तो अब यहाँ पे नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगा और साउथ पोल पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा, जब हम इन डॉट को ज्वाइन करेंगे ना, तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। इधर से नॉर्थ पोल से एक लाइन निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, साउथ पोल में। इसी तरह आप नीचे भी बना सकते हो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है, एंड अगेन नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इस तरह नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपको दिखेगा, ओके। और ये कुछ बहुत सारे इस तरह लाइन निकलेंगे, इधर से भी आप कुछ निकाल दो, बहुत सारे लाइन। हमने अभी 2 ही सर्कल बनाए ना, इस तरह आप बहुत सारे बना सकते हो जितना चाहे। अब यहाँ बातें क्या समझ आ रही है, ये समझ आ रही है हमें कि नॉर्थ पोल से निकल रहा है, हम जब भी एक कॉम्पास नीडल यहाँ रख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमेशा उसका नॉर्थ की तरफ साउथ आ जा रहा है, और नॉर्थ पोल जो ऑपोजिट पोल में चला जा रहा है, और हमेशा वो इस तरफ से निकल के किधर जा रहा है, साउथ पोल में एंटर कर रहा है। अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो नॉर्थ इधर अगर हम निडल रखें तो इधर साउथ पोल आ जाएगा और नॉर्थ पोल इधर की तरफ जाएगा, और इस तरह कर करके ये लाइन बन जाएगा। समझ आ रही बात। तो कह सकते हैं मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है वो हमारे किस तरफ से निकल रही है और किस तरफ घुस रही है, नॉर्थ पोल के एंड से निकलती है और किधर घुस रही है, साउथ पोल में घुस रही है। इधर भी आप नीचे भी सेम चीज़ आपको दिखाई देगा, नॉर्थ पोल की तरफ से निकलेगी और किधर जाएगी, साउथ पोल में जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई मैग्नेट के बाहर। अगर हम मैग्नेट के अंदर देखें तो देखो नॉर्थ पोल से घुसा साउथ पोल में ना, इधर से भी नॉर्थ पोल से लेके घुसा साउथ पोल में, तो अंदर साउथ पोल से जाएगा नॉर्थ पोल। इसको आप ज्वाइन कर दो, एक साइकिल क्लोज फिगर बना दो, नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में गया और साउथ से नॉर्थ में वापस, तो एक साइकिल बन गया ना कंप्लीट। इधर से भी वही करेंगे हम, नीचे से नॉर्थ पोल से गया साउथ पोल। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और अगर बार मैग्नेट के अंदर हम पूछे तो किस तरफ से किस तरफ जा रहा है वो, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो हम बोल सकते हैं ना एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है ना, देखो यहाँ से सीधा यहाँ चले जाएगा, ऐसे 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 करके आप बहुत सारे सर्कल बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यही चीज़ आपके बुक में भी यहाँ पे इसको बताया गया, अभी जो हम देख रहे थे ना फिगर, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, मार्क द पोजीशन ऑफ 2 एंड्स ऑफ द नीडल। हम नीडल लेंगे इस तरह, और यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया, हम 2 एंड्स दिखा देंगे नीडल का, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नाउ मूव द नीडल टू ए न्यू पोजीशन। अब हम नीडल एक यहाँ रखे थे, अब यहाँ फिर से हॉरिजेंटली रख देंगे, ये वापस से क्या होगा, इस तरह खड़ा हो जाएगा, इसका साउथ पोल क्या होगा, इधर आ जाएगा और नॉर्थ पोल ऊपर। फिर एक और रखेंगे इस तरह, ये हमको पैटर्न दिखते जाएगा सेम वे में, और ये इस तरफ हमेशा आपको इधर की तरफ जाते जाएगा, इस तरफ डायरेक्शन इसका आ जाएगा, और इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनते हुए दिखाई देगा,
ठीक है। सो नाउ इस तरह आपको करना है, यही बातें इसमें कही गई है, ज्वाइन कर देना है हमें उनको। तो हमें क्या दिखाई देगा, रिपीट द डिफ्लेक्शन इन द कॉम्पास नीडल as you move it along a filled line. The deflection increases as the needle move towards the pole. क्या बोला है यहाँ पे, देखो डिफ्लेक्शन बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे वो पोल की तरफ जा रहा है। देखो हम जब यहाँ रखेंगे ना इसके पोल के पास तो यहाँ ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, लेकिन जब वही कॉम्पास को हम यहाँ रखेंगे ना तो यहाँ डिफ्लेक्शन कम दिखाई देगी, क्योंकि वो पोल से दूर हो गया ना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आप पोल के पास रहोगे ना आपको डिफ्लेक्शन इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। फिर इधर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर जैसे जैसे हम इधर आएंगे इधर भी फिर डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे हमें। तो आपको कौन से रीजन में ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, एंड पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसके नियर में, इसके क्लोज एरिया में दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा, ड्राइंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ ए कॉम्पास नीडल, और ये फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। ये क्या बनाया हमने, बार मैग्नेट के अराउंड में फील्ड लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है। हाँ, अब बात आती है डायरेक्शन का। तो अभी हमने देखा लाइन हमेशा किस तरफ से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है, और किधर को जा रहा है, साउथ को जा रहा है कि नहीं। देखो इधर भी, तो हम डायरेक्शन क्या लेंगे, बार मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। और अगर हम इनसाइड देखें बार मैग्नेट का तो साउथ से नॉर्थ में जा रहा है। तो ये एक देखो क्लोज्ड कर्व फिगर बना रहा है ना, क्योंकि नॉर्थ से निकला साउथ में गया और ये जाके साउथ से फिर नॉर्थ में अंदर ज्वाइन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। इस फिगर का इसलिए देखिए एरो मार्क्स किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ है, देखो इधर की तरफ, क्योंकि इधर से निकल रहा है और ये इधर को जा रहा है। तो देखो ये एरो मार्क्स दिखा रहा है अंदर, ठीक है। अगर हम नीचे देखें तो ये भी देखो नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में जा रहा है, तो इधर से निकल रहा है और इधर को जा रहा है, राइट। अगर आपने नॉर्थ पोल यहाँ दिखाया और साउथ पोल यहाँ दिखाया तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, नॉर्थ से जाएगा साउथ में, बस एरो मार्क्स क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। अगर इधर भी हम नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं तो एरो मार्क्स क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, क्योंकि इस बार इधर से जा रहे हैं ना नॉर्थ पोल। हमेशा प्रोसेस तो वही है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ठीक है, और अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये एक क्लोज्ड कर्व बना लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या का डायग्राम है, फील्ड लाइन सराउंड है बार मैग्नेट। ये डायग्राम भी बनाने को आता है। अगर आपको बोला जाए एग्जाम में कि फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए बार मैग्नेट के राउंड में, आपको ये डायग्राम बना देनी है। तो यहाँ तक हमने अभी देखा मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन का पैटर्न कैसे बनता है। अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो जाएगा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी हमने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ से किस तरफ होता है, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है, और मैग्नेट के इनसाइड साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है, याद रहेगा डायरेक्शन। तो यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, कितना ज़्यादा है कम है, वो वैल्यूज़ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बताता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जा रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम मिलेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में दोनों चीज़ होती है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। तो ऐसी वाली क्वांटिटी को हम क्या कहते थे, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, याद है। और एक था आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी। ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गया आपका, याद रखो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। सेकेंड, दूसरा पॉइंट देखिए, the direction of magnetic field is taken to be the direction in which the north pole of the compass needle moves inside it. ये अभी हमने डिस्कस किया ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होगा, जिस तरफ कंपास निडल का नॉर्थ पोल मूव करेगा ना उसको हम क्या पकड़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पकड़ते हैं। जिस तरफ नॉर्थ पोल का निडल का नॉर्थ पोल मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, उसी तरफ क्या आएगा, हमें डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो,
Therefore, it is taken by convention that the fill line emerged from North Pole and at the South Pole. तो ये हम कन्वीनियंटली मान लेते हैं कि फिल लाइन कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है, साउथ पोल में जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अभी बात हो गई आउटसाइड का। अभी मैंने बोला था इनसाइड का, देखो वही बात यहाँ लिखी गई है। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। तो अभी हमने देखा था ना, बाहर नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो इसको अंदर क्लोज, इसको ज्वाइन कर लो, इसको एक सर्कल बना लो, कंप्लीट हो जाएगा ना। तो हो गया साउथ टू नॉर्थ अंदर का। ठीक है, तो ये याद रहेगा, हर है नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होगा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखो। और ये जब ऐसे अगर हम ज्वाइन करते तो ये क्या बनाता है, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है ना, देखो यहाँ से निकला और यहाँ जाके फिर ये जाए, तो एक क्लोज्ड कर्व बन जाता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि बाहर इतना, और देयरफॉर वो लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनता है, क्लोज्ड कर्व बन जाता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका। हाँ, तो अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट, थर्ड वाला जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, क्लोज्ड कर्व्ड होता है। तो इस पे क्वेश्चन आता है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछता है कि जस्टिफाई दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व, कि आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व है। तो आप क्या लिखिएगा आंसर में, बिकॉज आउटसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू south and inside the bar magnet the direction is from south to north, so it forms what, closed curved. Clear? बस अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट, the relative strength of magnetic field is shown by degree of closeness of field line. किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना क्लोज है, इससे हमें उसका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए फिगर में अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा क्लोज यहाँ है ना, देखो पोल के एंड में, ये देखो, तो सबसे ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। ठीक है, आप अगर इधर देखो तो ये भी थोड़ा क्लोज है, तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा, बट ये देखो ये दूर जा रहा है, मैग्नेट से दूर हो गया, तो यहाँ आपको स्ट्रेंथ कम मिलेगी। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा फील्ड लाइन क्लोज्ड होगा, ठीक है, क्लोजनेस में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। क्लियर? ओके, देखो द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर where the field lines are crowded। तो हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे फील्ड आपको स्ट्रॉन्गर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे यहाँ पे फील्ड लाइन आपको क्राउडेड फॉर्म में दिखाई दे, इस तरह एक साथ बहुत सारे क्राउडेड आपको दिखाई दे। अगर आप अनादर यहाँ एक मैग्नेट रखोगे तो आपको स्ट्रॉन्गनेस कहाँ दिखेगा, इस तरफ, क्योंकि इधर क्राउडिंग का मतलब भीड़ भाड़ ना, तो जहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइन है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस हमें दिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ओके, फिफ्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे से। ठीक है, तो पहले समझिए फिफ्थ पॉइंट क्या है। देखो क्या बोलता है फिफ्थ प्रॉपर्टीज, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। यस, यहाँ से अभी हमने समझा था बात कि कोई भी मैग्नेट के, अगर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और कहाँ को जाता है, साउथ पोल में जाता है। ठीक है, इसी तरह अनादर मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगा साउथ पोल में। नीचे भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही होगा, यही पैटर्न देखने को मिल रहा था हमें हमेशा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, अभी हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसमें क्या बोला गया था कि नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू बी क्रॉस ईच अदर। ये जो दो फील्ड लाइन है ना, ये कभी भी एक दूसरे से ऐसे क्रॉस नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, तो यहाँ से एक गया तो दूसरा ऐसे करके आएगा, ऐसा नहीं होगा बोल रहा है ये वाली केस कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आप समझो बात को। अभी हमने देखा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है नॉर्थ से साउथ में, अगर हम यहाँ कॉम्पस निडल रखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ये नॉर्थ पोल है तो इधर की तरफ साउथ पोल आ जाएगा और इधर की तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसी पॉइंट में अगर हमने इंटरसेक्ट की बात की, दो लाइन यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो एक कॉम्पस अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट के सामने हमें अगर कॉम्पस रखते हैं, डायरेक्शन पता करेंगे, तो कॉम्पस निडल नॉर्थ इधर दिखा देगा, मान लो साउथ तो इधर, क्योंकि ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इस तरफ मूव करेगा। तो क्या ये वाली लाइन के लिए आपने निकाल ली,
तो ये वाली लाइन के लिए अगर आप रखोगे तब भी तो वो एक ही डायरेक्शन दिखा सकता है, एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन दिखेगा ना, ठीक है। तो क्या एक पॉइंट में दो डायरेक्शन दिख सकता है आपको डिफरेंट, दो नॉर्थ पोल हो सकता है क्या? ये नॉर्थ इधर दिखा रहा है फिर इधर दिखा सकता है क्या? नहीं ना, ये पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम इसीलिए ये बोला गया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो सकता, याद रखना ये पॉइंट। हाँ, ये हमेशा अलग रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखेगा नॉर्थ पोल का, जो कि पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ पोल तो एक ही होगा ना, राइट। अगर मान लो हम ये लाइन का देखना चाहते हैं डायरेक्शन, तो हम यहाँ कंपास रखेंगे तो वो इधर दिखा दिया। अब इस पॉइंट के लिए भी तो ये, इस लाइन के लिए भी तो यही पॉइंट है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ दिखाएगा बोलो? दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है ना, इसीलिए ये नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा? इफ दे डिड मतलब इंटरसेक्ट कर जाता है, इट वुड मीन दैट, तो इसका मतलब क्या होगा? At the point of intersection, the compass needle would point towards two direction, है कि नहीं? अभी हमने देखा ना, जहाँ पे अगर दो इंटरसेक्शन कर जाएगा तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो करेगा कॉम्पस, ठीक है। पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, एक ही नॉर्थ पोल होगा, एक ही साउथ पोल हो सकता है। सो दैट्स वाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये रीज़न तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो आप जैसे भी इसको लर्न कर लेना कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। तो यहाँ तक अभी हमने क्या देख लिया? हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक है। सो देखिए इस क्वेश्चंस में क्या गिवन है। इन द फिगर 13.7 आइडेंटिफाई द पोल P and Q as नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ऊपर आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ऐसे वाली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, आपको बस बताना आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोल आपका नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल आपका साउथ पोल है, और आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? ओनली एरो मार्क्स को देख के, राइट। हम क्या देखेंगे? सिर्फ एरो मार्क्स का डायरेक्शन देखेंगे और ये पता कर लेंगे कि कौन नॉर्थ पोल है और कौन साउथ पोल है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ना, दो पोल दिख रहा है आपको, एक तरफ P है और एक तरफ Q है, क्लियर। यहाँ P है और यहाँ पे Q दिया हुआ है। आप देख लो यहाँ से एरो ऐसे निकल रही है, यहाँ से एरो ऐसे निकल रही है और यहाँ से भी एरो ऐसे निकल रही है। डायरेक्शन देखो, ये एरो किधर जा रही है? इधर की तरफ जा रही है, और ये एरो भी किधर जा रही है? इस तरफ जा रही है, ठीक है। अगर हम P में देखें तो P में भी एरो इस तरफ निकल रही है, इधर से जाके मतलब ये इधर ही जाएगा, और इधर अगर हम देखें तो ये भी इधर से जाके इधर ही जाएगा। इतना तो समझ आ रहा है हमें एरो मार्क्स देख के। और अब अगर ये दोनों कोई बार मैग्नेट का एंड ही है ना, अब ये कौन सा एंड है हमें तो यही पता करना है। अब देखो अगर ये दोनों सेम पोल होते तो दोनों लाइन क्या होता है? रिपेल ही करता है, दूर जाता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया ये दोनों क्लोज तो नहीं दिख रहे, दूर ही है ना, एक पैटर्न एक डिस्टेंस में है, मतलब ये दोनों सेम पोल है, ठीक है, तभी ये क्लोजनेस नहीं है। ओके, अब देखो लाइन किस तरफ निकल रही है? इधर से निकल के इधर की ओर जा रही है। तो जब भी लाइन अगर आपको किसी भी मैग्नेट का लाइन निकलते हुए दिखे ना, ये देखो यहाँ से निकलते हुए बाहर दिख रहा है ना, और इस लाइन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से ये भी निकलते हुए दिख रहा है हमें, है कि नहीं? तो जब कोई लाइन निकलता है मैग्नेट से तो कौन सा पोल की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है? याद करो, इट्स ए नॉर्थ पोल, राइट। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और कहाँ को जाता है? साउथ पोल में एंटर करता है। तो अगर आपको साउथ एंट्री करने वाला दिखाता ना ऐसे, तो ये होता साउथ पोल, लेकिन यहाँ से निकलने वाला दिखा रहा है, इस वाले पोल में भी और इस वाले पोल में भी। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों कौन सा एंड हो जाएगा? P and Q। आंसर इज बोथ P and Q आर नॉर्थ पोल्स। दोनों क्या है? नॉर्थ पोल को दिखा रही है। वेरी सिंपल, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये आपके देखिए 2011 में पूछा गया है, अभी इससे पहले जो किया था वो भी 2011 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर। आपको पोल्स बताने हैं मैग्नेट, सेम पैटर्न हम देखेंगे, एरो मार्क्स को देखना है बस हमें। एरो मार्क्स देख के हम पता कर सकते हैं कौन सा पोल होगा ये,
राइट। तो अभी देखिए फर्स्ट वाली फिगर को देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एरो मार्क्स किस तरफ से निकल रहा है, आप देखिए पी से निकलते हुए दिख रहा है और किधर को जा रहा है, ये क्यू में जा रहा है। देखो ये एंटर कर रहा है, एरो मार्क्स इधर है और ये एरो मार्क्स बाहर की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे ये कौन सा एंड होगा, पी वाले एंड कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, और क्यू वाला एंड क्या है, साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ पोल में घुस जाता है, पता है ना आपको, और अंदर तो साउथ टू पोल पूरा कनेक्ट हो जाता है वो। तो ये आंसर क्या होगा, पी जो आपका नॉर्थ पोल होगा और क्यू जो आपका साउथ पोल होगा। ठीक है, चलिए बी वाले फिगर में देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, और आपको क्या दिख रहा है, देखिए एरो मार्क्स पे ध्यान दीजिएगा, ये इधर के ये पी से क्यू की तरफ जा रहा है, इधर भी पी से क्यू की तरफ जा रहा है, इधर भी पी से क्यू की तरफ जा रहा है, और सब एरो मार्क्स किस तरफ है, पी से क्यू की तरफ है, राइट। तो इतना समझ आ गया ना, कौन नॉर्थ पोल होगा कौन साउथ पोल होगा बताओ, क्योंकि हमें पता है ना नॉर्थ टू साउथ हमेशा लाइन निकलता है और जाता है साउथ में। तो बी का पी क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और क्यू क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट जा रहा है ना, तो पी से निकल रहा है क्यू में जा रहा है, पी से निकल रहा है क्यू में जा रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है। क्लियर, दो डिफरेंट मैग्नेट अगर हम दोनों का डिफरेंट पोल अगर रख दे ऐसे, तो ऐसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। क्लियर, तो देखो ऐसी वाली क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ चुके हैं आपके। चलिए अब अगला टॉपिक देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड देखना है हमें कैसे बनता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक को हम करेंगे अभी, इसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ कंडक्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनने को दिखाई देगा हमें। ठीक है, बट हमें अभी उससे पहले इस एक्टिविटी को देखना है हमें। ठीक है, ये छोटा सा एक एक्टिविटी, इसको भी हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे कैसे फॉर्म में बनता है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी को देख लेते हैं, एक्टिविटी 13.4। इसमें देखिए क्या बोला गया है, हमें इस पिक्चर को अच्छे से समझिएगा हम। तो देखिए हमें क्या लेना है, एक सर्किट लेना है, क्लोज सर्किट, जिसमें ये आपका कॉपर वायर होगा ये वाली पोर्शन में। ठीक है, और इसके नीचे हम एक कॉम्पस ले लेंगे, कॉम्पस निडल ले लेंगे, तार के नीचे रख देंगे, और उसके बाद यहाँ आपका बैटरी है, की है, और करंट यहाँ से पॉजिटिव से लेके निकलेगा यहाँ पे और इस तरफ से होते हुए आएगा। तो अगर हम इस वायर में देखें तो करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड तरफ आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ये दे दिया गया है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये सबको पता होगा डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और हमारे राइट साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है, राइट। चलो, तो अगर हम इस वायर में देखें, कॉपर वाले वायर में, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट का डायरेक्शन होगा। तो कॉम्पस निडल में जब हम डिफ्लेक्शन देखेंगे ना, तो ये किस तरफ हो रहा है, ये आपको देखने मिलेगा ईस्ट की तरफ ये डिफ्लेक्ट करेगा। देखो करंट का डायरेक्शन जब नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा तो कॉम्पस निडल का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी वाली पिक्चर्स में क्या किया गया है, जस्ट करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ पॉजिटिव इधर था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर था। इस वाले केस में पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव, मतलब करंट का डायरेक्शन अब इधर से इधर है, मतलब साउथ टू नॉर्थ की तरफ हो गया करंट का डायरेक्शन, देख रहे हो आप। ठीक है, तो जब करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा तो कॉम्पस निडल का डिफ्लेक्शन किस तरफ हुआ, वेस्ट की तरफ हो गया। देखो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो ओवरऑल इस एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या मिलता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो रिवर्स। जब हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, रिवर्स हो जाएगा। बस यही इस एक्टिविटी में बताया जा रहा है, और यही हमें समझना भी है इस एक्टिविटी से, कि जब भी हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, देखिए अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन straight wire is placed parallel to and over a compass needle. The deflection in the needle become opposite when the direction of current is reversed. ठीक है, क्लियर है। तो बस ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना। तो अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड किस में अभी हम देखेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। देखिए इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे।
तो देखिए इसमें अभी हम क्या देखेंगे कि क्या डिटरमाइन करता है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो पैटर्न बनता है, किस पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है? शेप पे डिपेंड करता है कंडक्टर का, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। यही चीज़ हम इस एक्टिविटी से पता करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर के। चलिए इसको हम इस एक्टिविटी से समझते हैं। तो एक्टिविटी 13.5, तो आपका इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा देख लीजिए। ये है स्ट्रक्चर इसका। इसमें भी हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेंगे, एमीटर जो करंट का रीडिंग करेंगे, यहाँ पे बैटरी होगा, यहाँ पे की होगा मतलब स्विच होगा, और एक वाइट बोर्ड लेंगे हम इसमें भी, और मेटेलिक वायर ले लेंगे जो कंडक्टर होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी में क्या गिवन है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वही बैटरी लगा लेना है, 12 वोल्ट का वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा जो कि वहाँ हमने अभी देखा, एमीटर होगा, प्लग की होगा, कनेक्टिंग वायर होगा, और लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। ये सारे आपके अपैरेटस रिक्वायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। हमें क्या बोला गया है कि थिक वायर को कहाँ इंसर्ट कर, तो देखो इस कार्डबोर्ड की सेंटर में एक होल कर देना है, और इस सेंटर के होल में इस तरह हमें ये घुसा लेना है वायर को, ठीक है, इस तरह जैसे ये दिख रहा है ना पिक्चर्स में, तो ऐसे घुसा के ऐसे कर लेना है। आफ्टर डेट देखिए क्या करने बोला गया है, कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। इस पॉइंट के बीच में एक्स वाई को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वही बैटरी फिर सीरीज़ में लगा लीजिए, प्लग की, ये सबको सीरीज़ में कनेक्ट कर लीजिए। आफ्टर इट इस कार्डबोर्ड में हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला एक्टिविटी देखा था, स्प्रिंकल कर देंगे आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा, यहाँ फैला देंगे चारों तरफ यूनिफॉर्मली। लेकिन किस तरह फैलाएंगे? यूनिफॉर्मली, ऐसा ना कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, नहीं, चारों तरफ बराबर। तो क्लोज द की बोला गया, क्लोज द की मतलब स्विच ऑन करना है आपको। स्विच ऑन करना है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। देखो करंट किधर से किधर जाएगा, इधर से निकलेगा और इधर से जाएगा, इस तरह करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जेंटली टैप करना है, फिर इसको भी हमें इस तरह जेंटली हल्का सा टैप कर लेंगे कुछ समय के लिए। तो अब क्या देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, इसमें इस बार कैसा पैटर्न दिखाई देगा हमें मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो आयरन फिलिंग था वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेगा इस तरह। देखो ये पिक्चर दिख रहा है आपको, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, ये सेंटर है ना, ये भी सर्कल का सेंटर यही, ये भी सर्कल का सेंटर यही, इस भी। तो सारे सर्कल का एक कॉमन सेंटर होता है, एक सर्कल के कंटिन्यूसली बाहर एक पे एक, एक पे एक इस तरह बनते जाता है, उसी को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो आपको जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा दिखाई दे रहा है आपको, एक सर्कुलर लूप कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हुए दिखाई दे रहा है। The iron filling aligning themselves showing a pattern of concentric circle around the copper wire। इस कॉपर वायर के अराउंड में हमको इस तरह कंसेंट्रिक सर्कल बनते हुए दिखेगा। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन सवाल उठता है, व्हाट डू दिस कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट। ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑफ कोर्स दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यस, हमने देखा था ना, ये जो पैटर्न में अरेंज हो जाता है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब ये मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, जब करंट हम पास करते तो ये वायर कैसा बन जाता है, मैग्नेट का जैसा बन जाता है, मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करता है। तो इसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना किस पैटर्न में निकल रहा है वो हमें दिखा रहा है ये कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरह बन रहा है, ठीक है, इस तरह सर्कल वे में बन रहा है। ये तो हमें पता चल गया कि कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, पैटर्न तो हमने देख लिया, ठीक है। अब सवाल यहाँ उठ रहा है कि हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड। लेकिन अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, राइट। सिंपल है, हम क्या लेंगे, कॉम्पास निडल लेंगे। तो आप देख लो इसको, इस फिगर को अच्छे से ध्यान से जूम करके देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक कॉम्पास निडल रख दिया गया है, देखिए। तो प्लेस ए कॉम्पास एट द पॉइंट से P। मान लो कहीं पे भी हम इस रीजन में कहीं रख देंगे, इस पॉइंट P पे रख दिया गया है यहाँ पे ओवर द सर्कल, ठीक है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ नीडल। अब देखो आपको क्या देखना है, नीडल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर कर रहा है किधर कर रहा है, आप बस देखो वो उसका मूवमेंट। द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द कॉम्पास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्ट्रेट वायर एट
पॉइंट P। तो जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव करेगा वो हमें बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में बन रही है। क्लियर? ठीक है। सो ये आपको एरो मार्क्स दिख रहा है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो देखो यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है, ये एरो मार्क्स इधर को दिखा रहा है, ये देखिए। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को जा रहा है, इधर से बन रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर इस पैटर्न में बन रहा है, राइट। सो नेक्स्ट देखिए क्या बातें बोली गई है। नेक्स्ट, Thus the direction of magnetic field line get reversed if the direction of current through the straight copper wire reversed। तो ऑफ कोर्स हमने देखा था ना, हमने पीछे क्या पढ़ा था इससे पहले, अभी जस्ट 13.4 एक्टिविटी में, कि हम करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स्ड हो जाएगा। तो अभी तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, अगर हम करंट का डायरेक्शन ऐसे नीचे से ऊपर भेज दे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ना क्लॉकवाइज, तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर से बनने लग जाएगा, इधर की तरफ घूमेगा। यस, यहाँ आंसर हो जाएगा यस, ये चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर ये बातें समझ आई तो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखो दो फिगर है ना आपका, दोनों फिगर में क्या बताया, ए पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इंडिकेटिंग फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, क्लोज अप ऑफ पैटर्न। तो ये आपको बी में क्लोज अप पैटर्न दिखाया जा रहा है। चलिए अब ये इतना ज़रूरी नहीं है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। What happens to the deflection of compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? क्या होगा अगर हम, मतलब जो कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था ना, उसमें क्या चेंजेस आएगा अगर हम करंट में चेंजेस लाते हैं। करंट में चेंजेस मतलब अगर करंट हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ये बात हो रही है। तो डिफ्लेक्शन में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। देखो अगर हम करंट बढ़ाएंगे ना तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। अगर हम करंट घटाएंगे ना तो डिफ्लेक्शन भी घटेगा, मतलब कम होगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। टू सी दिस वेरी द करंट इन द, ये अगर पता करना है आपको तो करंट का अमाउंट चेंज कर दो। वी फाइंड इट, तो हमें क्या दिखाई देगा, द डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑल्सो चेंजेस। आपको डिफ्लेक्शन जो हो रहा था उसमें भी चेंजेस दिखाई देंगे। देखो अगर हम करंट बढ़ा देंगे ना तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। तो ये आपका एक पॉइंट से यहाँ से ये पता चला कि अगर हम करंट का अमाउंट बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर हम करंट का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। तो उसको तो अभी हमको नहीं पढ़ना है ऐसा यूनिट के बारे में, तो हम टेस्ला का बात नहीं करते हैं। बस इतना जानिए कि करंट को आई से तो मैग्नेटिक फील्ड का बी होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला है कि अगर हम करंट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो क्या है, यहाँ कहा गया है, ये क्या इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑल्सो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम करंट में करंट इंक्रीज करेंगे, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब देखिए, what happens to the deflection of needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remain the same? क्या बोला जा रहा है, क्या होगा डिफ्लेक्शन में, कॉम्पस निडल का डिफ्लेक्शन में क्या होगा अगर हम कॉम्पस को दूर लेके जाएंगे कॉपर वायर से। तो आप देखिए इस एक्टिविटी में समझिए, ये था, ये हमारा कॉपर वायर है और कॉम्पस निडल को अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखेगा। अगर हम इस कॉम्पस निडल को उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है, इस एरिया में रखेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम जैसे जैसे दूर लाएंगे डिफ्लेक्शन भी हमें कम दिखेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसको क्लोज रखेंगे डिफ्लेक्शन हमें ज़्यादा मिलेगा। क्यों, बिकॉज इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, क्लोज है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, दूर हो रहा है ना इससे। ठीक है, तो वही बात यहाँ कही जा रही है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्पस को दूर करके देखेंगे एक वायर से और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें क्या दिखाई देगा, द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम दूर कर रहे हैं डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। Thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases। तो हमें दो बातें यहाँ समझ आ गई। पहली बात कि करंट अगर इंक्रीज होगा, करंट का अमाउंट अगर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड दूसरी बात क्या कही गई है, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर से
कॉम्पास निडल को दूर ले जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन हमें क्या दिख रहा है, कम होते हुए दिख रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब आई करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड का, अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर में। क्या लिखे, डी लिख ले अभी के लिए, ठीक है। दो बातें यहाँ से समझ आ रही है कि magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying wire at a given point is directly proportional to the current passing in the wire and inversely proportional to the distance of that point from the wire। आप देख सकते हो इस फिगर में, हम वायर के जितना क्लोज है सर्कल उतना ही छोटा है, जैसे जैसे हम सर्कल वायर से दूर जा रहे हैं सर्कल भी क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, और एक पार्ट आएगा ऐसा कि ये सर्कल स्ट्रेट हो जाएगा। सो अब देखिए इस एक्टिविटी को तो आपने समझ लिया, बट अब एग्ज़ाम में अगर ये एक्टिविटी आपको आ जाए एग्ज़ाम में तो कैसे आप लिखोगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसे पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। इस तरह के क्वेश्चन इसमें दे सकते हैं आपको, तो आप क्या लिखोगे, इसका लिखने का तरीका क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, एम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एम में क्या लिखिएगा, देखिए टू स्टडी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम के बाद हमें क्या लिखना है, एपरेटस रिक्वायर्ड। तो एपरेटस रिक्वायर्ड में आप क्या क्या लिखिएगा, देखिए एक बोर्ड चाहिए, वाइट पेपर चाहिए, ठीक है, थिक कॉपर वायर चाहिए, एमीटर चाहिए, बैटरी चाहिए, की चाहिए, वायर चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, कॉम्पास चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एपरेटस रिक्वायर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, अब देखिए नंबर 3 हम क्या लिखेंगे, एम हो गया, एपरेटस रिक्वायर्ड हो गया, नंबर 3 क्या है, प्रोसीड्यूर। तो प्रोसीड्यूर क्या लिखोगे, पूरी वो स्टेप, तो यहीं से आपको लिखना है। देखिए प्रोसीड्यूर में आप यहाँ से पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कि बैटरी, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, ये सब को हम कनेक्ट कर देंगे। सेकंड पॉइंट में ये लिख लीजिएगा, इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, बस यहाँ तक लिखिएगा, हाँ सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा, कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द एक्स एंड वाई, बस ये पॉइंट तक, और ये सब कुछ क्या होगा आपका सीरीज में होगा, ये हमने वहीं लिख लिया। उसके बाद ये पॉइंट लिखिएगा, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड, बस ये ज़रूरत नहीं है ये सब, ठीक है। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंस नहीं, इसको छोड़िए, अब सीधा यहाँ आ जाइए। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लोज द की सो दैट द करंट फ्लो, क्लोज द की के जगह आप स्विच ऑन द की, बस इतना लिख दो, हो जाएगा। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड ए फ्यू टाइम्स। इसके बाद आप लिखिएगा ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट आ जाएगा that the iron filling align themselves showing a pattern of concentric circle around the copper wire, ये हमें दिखाई देगा, ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा ऑब्जर्वेशन का। और ये concentric सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपका ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा इतना, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख लीजिएगा इसमें कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और किस पैटर्न में प्रोड्यूस कर रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये कंक्लूजन में आप लिख लीजिएगा, और आप ये पॉइंट भी आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि जब भी हम करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक हमने देखा कि जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना होता है तो हमें कॉम्पास निडल के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को देखना पड़ता था, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव करता था वही हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता था। बट क्या बार बार हम किसी भी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता करने के लिए इतना झमेला करेंगे, क्या इतना झमेला कौन करना चाहेगा, राइट। क्या कोई सिंपल तरीका नहीं है जिससे हम ये पता कर सके कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो यस, सिंपल तरीका है, वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये मेथड से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिना कॉम्पास निडल को लिए पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको किसी भी कंडक्टर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आप क्या कीजिए, उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ने की इमेजिन कीजिए, ठीक। और जो आपका ये थंब होगा जब आप उसको पकड़ोगे इस तरह,
तो ये जो आपका थंब होगा ये आपका बताएगा करंट का डायरेक्शन, और जो ये आपके 4 फिंगर है, 4 उंगलियां है, जिस डायरेक्शन में ये घूमेगी, मुड़ जाएगी, उस डायरेक्शन में ये हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि देखिए आपकी इस बुक में राइट हैंड थंब रूल को यहाँ पे पिक्चर्स में क्या दिखाया गया है, मान लेते हैं इसमें ये जो देखिए ये एक कोई कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए इसने क्या किया है, नीचे की तरफ पकड़ा है ना, तो अगर हम इसको लेंगे इस तरह, तो करंट का डायरेक्शन किधर की तरफ है, देखो ये नीचे की तरफ, थंब जिस तरफ होगा ना आपका, ये थंब जो होगा करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा, और ये जो 4 उंगलियां हैं ये जिस तरफ मुड़ेगी उस तरफ आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को दिखाएगा ये। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इस पिक्चर में, देखिए एरो मार्क्स डाउनवर्ड तरफ जा रहा है, मतलब थंब के डायरेक्शन में, मतलब थंब क्या है, करंट के डायरेक्शन, तो करंट यहाँ पे कहाँ है, डाउनवर्ड में है। तो अगर हम इसको होल्ड करते हैं डाउनवर्ड में, तो देखिए कैसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। देखिए ये बहुत डिफिकल्ट है, देखिए राइट हैंड ये नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, तो मेरा भी ये लाइक नीचे है। तो देखो इसको आप ऐसा करके देखोगे तो उंगली किस तरफ घूम रही है, इस तरफ, मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो पिक्चर में भी क्या दिख रहा है हमें, देखिए करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसको अगर होल्ड करोगे आप तो देखो उंगलियां इस तरफ घूम रही है ना, ये देखो ऐसे। ठीक है, तो हम इस रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप एक स्ट्रेट कंडक्टर को होल्ड करे हो, ठीक है, अपने राइट हैंड में, इन योर राइट हैंड, और वो उसे इस तरह आपको होल्ड करना है कि आपका जो थंब पॉइंट होगा वो करंट के डायरेक्शन की तरफ होगा, एंड देन जो आपकी बाकी जो 4 उंगलियां बच गई, योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आपकी ये जो बाकी 4 उंगलियां हैं वो किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, जिस डायरेक्शन में ये मुड़ेगी उस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। इसी को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। तो आपको अगर स्टेट करना हो, लिखना हो राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो इसी को आप लिख सकते हो एज इट इज। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हो लिखने में, स्टेटमेंट में आप क्या लिख देना, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख लेना। अब देखिए हम सर्कुलर लूप में भी राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लीजिए करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस तरफ से, ये करंट का डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ आ रहा है करंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो ध्यान देना है इस पर, हाँ, आप हमेशा याद रखो सर्कुलर लूप में कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हमेशा सेंटर में, सर्कल के लूप के अंदर देखना है हमें। हाँ, तो देखो करंट किस तरफ है, अपवर्ड है, करंट आपको दिख रहा है ना किस तरफ है, ऐसे अपवर्ड में है। तो हम क्या करेंगे, इस थंब को ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये थंब आ गया, अब ये हाथ किधर जाएगा, ये देखो ये अंदर की तरफ ऐसे रैप होगा ना, ऐसे, समझ रहे हो। तो देखो ये इधर है तो ये नीचे ऐसे जाएगा, तो ये जो है ना हमारा फिंगर, ये रैप किस तरफ हो रहा है, देखो सेंटर में हो रहा है ना। उस तरह अगर हम इधर देखें इस वाले में, अब देखो इधर अब निकालना है, तो इधर करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है ना, दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपवर्ड है ना, ये देखो इधर मत निकाल लेना, ये देखो इसको ऐसे मत निकालना, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा करंट का डायरेक्शन इस वाले में नीचे की तरफ है। तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है, नीचे कर दिया हमने। अब देखो ये किधर रैप हो रहा है, सेंटर में जा रहा है ना, देखो ऐसे ऐसे जाएगा और ये ऐसे निकलेगा ऊपर। तो यहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ, अंदर जा रहा है। ठीक है, अगर ये करंट इधर से इधर आएगा तो अब इधर गया, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो करंट, तो ये कहाँ जा रहा है, फिर से रैप होके ऐसे, मतलब ये सेंटर में जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है इधर से इधर, इधर से इधर, ये ऐसे वाली मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। घड़ी की कांटा देख लो किधर से जाता है, इधर से 12, ठीक है, 3, 6, 9, तो घड़ी का कांटा हमेशा देखना इधर से इधर। तो अभी हमने देखा ना इधर, फिर इधर नीचे देखा तो ये भी इधर सेंटर में, और इधर देखा तो ये भी सेंटर में। ठीक है, तो ऐसी वाली मूवमेंट जब होगी ना क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी में कांटा किस दिशा में घूमती है, इस दिशा में ना, राइट से हमारे दाहिने तरफ से लेके इस तरफ आती। तो ऐसी वाली जब लूप में करंट का डायरेक्शन होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का
मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर सेंटर के लूप के अंदर जा रहा था। आपने देखा इधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर बन रहा था और इधर से भी अंदर की तरफ जा रहा था। ठीक है, चलो अगर हम इसका उल्टा देख ले, इसी का उल्टा अगर हम देखें तो अब हम इसका उल्टा क्या कर देंगे, इस बार यहाँ था करंट, तो अब करंट का डायरेक्शन आप उल्टा कर दो, इधर से करंट इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है, तो अब मेरा करंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ। हम इसको ऐसे डालेंगे तो देखो ये कहाँ जा रहा है, इधर, ठीक है, तो हम सेंटर में देखेंगे। हाँ देखो, आप इस चीज़ से कंफ्यूजन मत होना, ध्यान देना, हमें हमेशा अंदर देखना, लूप के अंदर में क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। जब लूप वाला बात आएगा, तो लूप वाला शेप आएगा, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर देखनी है, लूप के अंदर। तो अगर हम इधर देखें, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये लिया हमने राइट हैंड, ठीक है, करंट का डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, और देखो ये ऐसे जाएगा ना, ये किधर जा रहा है, अगर करंट ये लूप नीचे चला गया तो ये रैप किधर बन रहा है, ऐसे इधर से बनेगा और इधर से निकलेगा, ऐसे देखो ऐसे जाएगा, ये ऐसे घुमा, ठीक है, ये घुमा और ऐसे ये निकला ऊपर। तो मतलब सेंटर में अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से ये यहाँ था, तो ये इधर से घुसा और इधर से सेंटर से बाहर की तरफ निकला। यहाँ में देखो अंदर जा रहा था और इधर से बाहर निकल रहा था, बट यहाँ क्या है, इधर से जा रहा है और सेंटर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट की निकाले, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो अब ये रैपिंग किस तरफ हो रहा है, इस तरफ। तो अगर हम नीचे देखें तो इधर घुसा और सेंटर में देखें तो बाहर निकला, सेंटर से ऐसे बाहर निकला ना, तो देखो इधर से ऐसे रैप हुआ मेरा फिंगर और सेंटर से बाहर निकला ऐसे। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अगर हम इधर देखें तो करंट का डायरेक्शन देखो, ये रहा थंब हमारा, तो रैपिंग इधर हुआ और सेंटर से बाहर निकला, देखो ये देखो, समझ रहे हो, ऐसे 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 करके बाहर निकल। तो सेंटर से अंदर देखे तो हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ये भी अंदर, तो दोनों में क्या, ये है आपका मूवमेंट किस टाइप का, देखो कांटा के घड़ी के डायरेक्शन की दिशा के ऑपोजिट हो रहा है, घड़ी जिस तरह घूमता है उसके ऑपोजिट में ये घूम रहा है यहाँ करंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर से सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ओवरऑल हम देखें ना, तो एक जैसे कि देखो ये लूप है, ये एक लूप है ना, तो अगर हम इसमें देखें ये बात, तो अगर मुझे यहाँ करंट मेरा इधर से आ रहा है, तो इस पॉइंट में अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम इसको ऐसे डालेंगे, तो ये मेरा ये रैपिंग, मेरा जो फिंगर रैप ऐसे हो रहा है ना, तो देखो ये अंदर गया ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये इधर गया, तो यहाँ से घुसेगा और यहाँ से निकलेगा, तो सेंटर में घुसा ना, तो जितने लूप में अगर आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, तो आपको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर में अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगा। कहाँ जाते हुए दिखेगा, सेंटर के अंदर की तरफ। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा की उल्टी, तब आपको देखो करंट इधर नीचे था ना, तो अगर हम नीचे डालें तो ये इधर से घुमा, देखो ये लूप है ना एक, तो यहाँ अगर मुझे चेक करना है तो ये मेरा इधर घुसा और ये सेंटर से निकला बाहर। फिर अगर मैं इधर देखूँ इस वाले पॉइंट पे, तो देखो यहाँ ऐसे ये रहा पॉइंट, तो यहाँ मैंने करंट का डायरेक्शन डाल दिया और ये घुसा अंदर। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देखो इस वाली डायरेक्शन में करंट इधर है, तो मैंने डाल दिया और ये घुसा, मैग्नेटिक फील्ड इधर से घुसा और इधर से निकला। तो एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से बाहर आ रहा है और क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के अंदर जा रहा है। बात समझ आ रही है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बार मैग्नेट में करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में घुसता है कि नहीं। तो करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इस लूप से बाहर किधर से आ रहा है, इसमें से आ रहा है, राइट। तो ये आपका कैसा बिहेवियर करेगा, ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेवियर करेगा, ये वाली फेस। और क्लॉकवाइज जो कैसा होगा आपका, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही थी, सेंटर में घुस रही थी, तो ये कैसा एक्ट करेगा, साउथ पोल जैसा एक्ट करेगा। ये आपको समझ आ गया होगा क्यों नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बोला मैंने, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल में जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेंटर के अंदर जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ क्या हो रहा था, सेंटर के बाहर आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए मैंने यहाँ से निकला तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ अंदर जा रहा था मतलब ये ऐसे जा रहा था, तो ये साउथ पोल कहला गया। तो क्लॉकवाइज में साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल कह सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका है आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, वो है स्क्रू। देखो यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है ये बातें
कही गई है। देखो ये आपका दिया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। इस रूल का भी हम यूज़ करके निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसे करेंगे देखिए, आपने देखा है स्क्रू देखे होंगे ना, ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसे जो नोकीला सा होता है और इसमें लाइन लाइन ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे स्क्रू। ठीक है, तो देखो स्क्रू में क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका होगा ना, ये स्क्रू है मान लो, ठीक है, तो ये आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये, और जिस डायरेक्शन में आप इसको ऐसे ऐसे घुमाते हो ना स्क्रू को, वो आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बात आ रही है समझ में? देखो ये स्क्रू हो गया, ठीक है, और स्क्रू को हम जब घुमाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो देखो अभी हम स्क्रू को कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, ये इधर की तरफ, इधर घड़ी की दिशा की तरफ घुमा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। तो जब हम ये करंट का डायरेक्शन हो मान लो इसको, और ये जिस डायरेक्शन, ये जिस ओर जा रहा है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का, तो जब हम स्क्रू को गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, तो ये क्या होता है, अंदर की तरफ घुसता है ना, स्क्रू अंदर की तरफ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, आपने किया होगा, स्क्रू घुमा के देखिए, वो अंदर की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर दिशा में जा रही है, समझ आ रही है। और जब हम इसको अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, चलो ऐसे ऐसे बाहर की तरफ, तो अब देखो स्क्रू क्या होगा आपका, बाहर की तरफ आएगा। तो इसी तरह आप इसको भी समझ सकते हो कि जब भी हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, वो घुस जाएगा अंदर। तो यही मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा जब क्लॉकवाइज घुमेंगे हम, ठीक है। और लेकिन जब हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरफ घड़ी की दिशा के उल्टी इस तरफ घुमाएंगे, तो ये स्क्रू क्या होगा, खुलते हुए बाहर आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे गिवन है, ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखो एक करंट पास होके जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो ना, इस तरह, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ये ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन आपको पता है। तो अभी हमें बोला जा रहा है करंट जो फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तरफ, इस तरफ जा रही है करंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें क्या बोलना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। अब आपको इस पॉइंट में बताना है इसके नीचे क्या होगा और ऊपर क्या होगा। तो अभी हमने समझा कि अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन क्या बोला गया है, यहाँ इस तरफ जा रही है ना करंट, ठीक, ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर हम इस पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ये हो गया। और देखिए हमें ये अगर वायर है ना, ये अगर वायर है तो इसके नीचे भी बतानी है और ऊपर भी बतानी है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले हम देखिए क्या करेंगे, ये वायर को अगर है इस डायरेक्शन में हमारा करंट है, तो ये फिंगर मेरा किस तरफ रैप हो रहा है, देखो नीचे की तरफ, देखो नीचे, ये देखो ये रैप होकर ऐसे जाएगा। तो नीचे अगर हम देखें वायर के नीचे, तो मेरा फिंगर कैसे रैप हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बताओ, अगर आपका नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा नीचे की तरफ, बात समझ रहे हो, नॉर्थ टू साउथ। और ये रैप होके ऊपर आएगा, ये ऐसे गया तो ऊपर ऐसे आएगा ना गोल होके, समझ रहे हो। तो ऊपर की तरफ क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, देखो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा ऊपर की तरफ। बात आ रही है समझ में ना, ये करंट है हमारा, ये थंब मेरा क्या है करंट, तो ये मेरा फिंगर रैप किस डायरेक्शन में, नीचे, वायर के नीचे, देखो वायर के नीचे क्या है, ये ऊपर से ऐसे आ रहा है ना, ऊपर से देखो ऐसे फिंगर ऐसे रैप हुआ ना, तो नॉर्थ टू साउथ हो गया नीचे, वायर के नीचे। और अगर हम ऊपर देखें तो ये मेरा हाथ फोल्ड हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यहाँ से ऐसे जाएगा ना गोल होके, तो ये ऊपर की तरफ किधर जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये वायर ईस्ट टू वेस्ट हो गया ना, तो ये करंट का डायरेक्शन तो ऐसे घुमा था, ऐसे करके फिर ऐसे निकला था ऐसे। तो अगर हम इसको ऐसे घुमा लेंगे तो हमें कैसे दिख रहा है, ऐसे, तो ये आपका घड़ी की दिशा हो गया ना, क्लॉकवाइज हमें ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब अगर हमें इसको क्या बोला गया, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन से देखो, तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें ना, ये ऐसे घूम रहा था, तो अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ आ रही है ना। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो हमें ऐसे दिख रहा है,
तो जब हम वेस्ट से दिखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में दिखेगा, घड़ी की उल्टी दिशा, क्योंकि घड़ी हमें इधर ऐसे दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम इसको वेस्ट से देखेंगे तो हमें, आप इसको ऐसे भी समझ लो, अगर ये वायर है, इसको ईस्ट बोला गया, इसको वेस्ट बोला गया है ना, तो जब हम इधर से करंट का डायरेक्शन बोल दिया गया हमें इधर से इधर, तो आप इसको घुमा लो ना, ऐसे अपनी तरफ कर लो, कर लिया हमने अपनी तरफ, तो अब हमारा करंट का डायरेक्शन ये हुआ ना ऊपर की तरफ। तो ऑफ कोर्स जब ऊपर होगा तो आप इसको डालो तो देखो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज हुआ ना, क्लॉक। और अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमें ये कैसे दिखेगा, अब देखो करंट के डायरेक्शन नीचे आ गए, तो ये अब हमें इस तरफ दिखेगा, ऐसे उल्टी। तो अगर आप वो भी लिखते हो ना कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, तो वो भी सही है, बिलो एंड अबव, और ये भी सही है आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी बने। सो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ड्रो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने हैं बार मैग्नेट के अराउंड में, तो इसका फिगर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लीस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपको प्रॉपर्टी बतानी है। अभी हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या क्या था, ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया था ना, यहीं से आप ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी हमने डिस्कस किया, ये अपना 5th प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड का। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते, रीज़न क्या था, तो ये 5th वाली प्रॉपर्टीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, ठीक है। अभी तक हमने देखा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है, अब हमें देखना है सर्कुलर लूप में। सर्कुलर समझ रहे हो ना, जो सर्कल फॉर्म में हो, पैटर्न में हो, ठीक है। जैसे कि हम सिंपल देखिए, ये बैंगल्स देख लीजिए, ये भी एक सर्कुलर लूप जैसा काम कर रहा है ना। तो ऐसी वाली सर्कुलर लूप्स में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होंगे, मतलब किस पैटर्न में फॉर्म होंगे, हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम एक सर्कुलर लूप का एक एक पॉइंट देखें ना, एक एक पॉइंट, तो ये कैसा एक्ट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा, ठीक है। तो देखो आप इस डायग्राम में देखिए, इसका डायग्राम ये वाला हो जाएगा, देखिए ये सर्कुलर लूप है, यहाँ प्लस साइन दिया गया है, यहाँ माइनस साइन दिया गया, मतलब करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा एक्ट करेगा, हमने देखा था किसी भी स्ट्रीट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बन रहा था ना। तो अगर हम इस सर्कल को गौर से देखें ना, तो एक एक पॉइंट अगर आप देखोगे ना, एक एक पार्ट, इतने से पार्ट ले लो, तो ये कैसा एक्ट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। फिर अगर हम इतनी से पार्ट को देखें तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब एक एक पार्ट को आप पूरी सर्कल ऐसे होल देखोगे तो ये तो सर्कल ही लगेगा, लेकिन अगर हम इतने से पार्ट ले लें तो हमें क्या लग रहा है, ये स्ट्रेट लाइन लग रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह ऑब्जर्व किया गया है। तो एक एक पार्ट में जब देखा गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो भी कैसा एक्ट कर रहा था, सेम कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ से ले लें, मान लो देखो आपके टेक्स्ट बुक में ये 2 पॉइंट में दिखाया गया है, दिख रहा है आपको। तो उसी तरह अगर हम इस बैंगल्स में देखें ना, तो यहाँ मान लो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ये पॉइंट में कंसिडर किया गया और ये पॉइंट पे कंसिडर किया गया। तो अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, और करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है यहाँ, तो इस पे कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, यहाँ पे इस पार्ट पे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। और जैसे ये वाली पार्ट आएगी ना, बीच वाली पार्ट, यहाँ पे आपको वो कॉन्सेंट्रिक, देखो हम ये पॉइंट पे देख रहे हैं, तो हम जैसे जैसे इससे दूर जा रहे हैं, तो ये हमारा जो गोल सर्कल बन रहा है ना, कंसेंट्रिक सर्कल, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप दूर जाओगे वो कैसा फॉर्म स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन दिखाए। अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो आप यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है, और हम सेंटर में जाएंगे तो वो फिर अगेन कैसा दिखे, स्ट्रेट। अगर आप इधर ले लो, इधर भी कंसिडर करो, तो इधर भी कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। जैसे हम सेंटर में पहुँचेंगे हमें क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होता है, स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगा। इधर से भी अगर हम देखें, इधर से बन रहा है, जैसे हम सेंटर में पहुंचते हैं सर्कल का, लूप का, तो वो स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो इस पैटर्न में हमें बनते हुए दिखाई देगा आपको, राइट।
तो आप वही रूल देख लीजिए, लूप्स में हमने देखा था ना, लूप्स में करंट का डायरेक्शन आप देख के और आप उसमें राइट हैंड थंब रूल डालिए तो करंट का डायरेक्शन इस बार कहाँ है, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये बेंगल्स को अगर हम ऐसे रखेंगे, ऐसे, ये बेंगल्स तो पिक्चर में आपको ऐसे दिखाएगा ना, एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, ठीक है। तो हम राइट हैंड थंब रूल डालेंगे इसमें, तो राइट हैंड थंब रूल ये आपको ऐसे रख लो अभी के लिए, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये इस तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ आ रहा है ना, ऐसे जब करंट का डायरेक्शन। तो मैं अगर हम करंट का डायरेक्शन को डालें तो हम फिंगर जो रैप हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर से इधर, देखो इधर से इधर हो रहा है ना, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे यही दिखाया गया, एरो मार्क्स देखिए, अंदर से निकल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह और जाके सेंटर में स्ट्रेट हो गया, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी पॉइंट में निकालो आपको यही पैटर्न दिखाई देगा, सेंटर में पहुंचोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्लियर। सो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, देखिए सपोज दिस स्ट्रीट वायर इज बेंड, अगर हम एक स्ट्रीट वायर को लेके बेंड कर देंगे उसको, ठीक है, गोल कर देंगे, एंड देन उसको कैसे फॉर्म में बना लेंगे, सर्कुलर लूप में, और फिर वहाँ से करंट को पास करेंगे तो हमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल ही दिखाई देगा एक एक पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। हमने पीछे देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। सो सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो हर ये हमें क्या देखने को मिलेगा, द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। किसी भी पॉइंट को अगर हम कंसिडर कर लेंगे तो हमें कंसेंट्रिक सर्कल दिखाई देगा बनते हुए, और जैसे जैसे हम ये पार्ट से दूर जा रहे हैं हमें ये कंसेंट्रिक सर्कल बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, और सेंटर में जब हम पहुंचते हैं सर्कल का हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। अगर हम इधर भी देखेंगे तो हमें ये ऐसे ऐसे स्ट्रेट कंसेंट्रिक सर्कल दिखा, और सेंटर में जैसे ही हम पहुंचेंगे, मतलब इस वायर से हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या दिख रहा है हमें, स्ट्रेट ऑब्जर्व होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लर्न करना होगा, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर, जैसे ही हम सेंटर में पहुंचेंगे सर्कुलर लूप का, हमें क्या दिखाई देगा, द आर्क ऑफ दिस बिग सर्कल अपीयर एज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो आर्क आपको सर्कल का दिख रहा था वो सेंटर में हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। एंड एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज ए स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ लूप। यस, इस पूरे लूप में ना आप किसी भी पॉइंट का निकाल लो तो आपको पहले तो सर्कल बनते हुए दिखेगा, कंसेंट्रिक सर्कल, लेकिन हम जैसे ही सेंटर में पहुंचेंगे हमें क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन अपीयर होते हुए दिखेगा, ठीक है। So by applying the right hand rule, it is easy to check that every section of wire contributes to the magnetic field line in the same direction within the loop. तो फिर अभी मैंने आपको बताया हम राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई करके हर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, we know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर से, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली करंट के ऊपर, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, तो हमने यहाँ से दो बातें समझी ना, कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या बोला गया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो इनवर्सली डिपेंड होता है किस पे, डिस्टेंस पे, क्लियर। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे, करंट पे, ठीक है। मतलब किसी भी वायर का करंट अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे हम इस करंट कैरिंग वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्लियर। चलो, Therefore, if there is a circular coil having n turns, अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, n टर्न्स मतलब बहुत सारी टर्न्स, ठीक है। n टर्न्स मतलब एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसमें पहले एक लूप था ना, एक लूप, अब क्या बोला गया है यहाँ पे, n टर्न्स है,
देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, सर्कुलर लूप हैविंग n टर्न्स, द फील्ड प्रोड्यूस इज n टाइम्स एज लार्जर एज दैट प्रोड्यूस बाय ए सिंगल टर्न। तो एक टर्न से देखो, एक टर्न था तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जितना प्रोड्यूस हो रहा था, बट अब बोला जा रहा है n टर्न्स। n टर्न्स मतलब बहुत सारी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा होगी, ठीक है, बहुत सारी टर्न्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, पहले एक सर्कुलर लूप था, बहुत सारी सर्कुलर लूप होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक वाला था, बहुत सारे आ गए, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐड होके टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, वही बोला है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो भी n टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक जो सिंगल टर्न के कंपेयर में। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, बिकॉज द करेंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन, क्योंकि करेंट का जो डायरेक्शन है हर लूप में वो सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो प्रोड्यूस होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, और सब मिलके क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप, वो सब मिल जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा हमें। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अगेन एक एक्टिविटी है 13.6 आपका, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि पहले यहाँ पे अभी हमने देखा था, इससे पहले वाले में हमने अभी देखा था एक ही लूप था, यहाँ पे अभी क्या है, बहुत सारे लूप दिख रहा है हमें ना में। तो सेम है, आप इसमें क्या ले लीजिएगा, एक सर्कुलर रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है हमें, और इसमें 2 होल होगा, क्योंकि सर्कुलर है तो ऑफकोर्स यहाँ से जाएगा तो यहाँ से गोल निकलने के लिए 2 होल करना पड़ेगा हमें, और जिसमें बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ n टर्न्स होंगे, ठीक है। और ये नॉर्मल टू द प्लेन कहने का मतलब ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये वाली पार्ट में क्या होगा, प्लेन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एंड इन कॉइल को हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, की से। आफ्टर दैट हम सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इन सबको। आफ्टर दैट हमें वही आयरन का पीसेस छोटे छोटे स्प्रिंकल यहाँ पे फैला देनी है, ठीक है, चारों तरफ इस तरह यूनिफॉर्मली बराबर से चारों तरफ फैला देनी है, और फिर हमें स्विच ऑन करने हैं, प्लग करना है, स्विच ऑन करके फिर हमें जेंटली उसको टैप करना है, ठीक है। एंड फिर नोट करना है पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग का, किस तरह वो पैटर्न में अरेंज हो रहा है। तो हमें क्या दिखाई देगा, इन दोनों पॉइंट पे हमें सर्कुलर पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा, देखो यहाँ में। लेकिन जैसे सेंटर वाली पार्ट आएंगी, देखो आपको स्ट्रेट लाइन में आयरन फिलिंग अरेंज होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ ये कंक्लूजन देता है कि किसी भी सर्कुलर रूप में भी किसी भी पॉइंट में अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, तो उस कंसेंट्रिक सर्कल पे ही फॉर्म हो रहा होता है, उसी पैटर्न में बन रहा होता है। लेकिन सेंटर में जैसे ही हम पहुंचते हैं उस सर्कुलर लूप के, तो हमें वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में अपीयर होते हुए दिखता है। यहाँ तक बातें समझ आ गई ना। ये डायग्राम भी आपको लर्न करने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। अब करंट, आपको मैग्नेटिक फील्ड हमने देख लिया, क्या क्या देखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड किस किस पैटर्न में देखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड 2 शेप में देख लिया अभी तक, राइट। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में देखा हमने, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में देखा हमने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, फिर हमने सर्कुलर लूप में देखा पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का। अब हमें क्या देखना है, लास्ट हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, जब एक से बहुत सारे टर्न, एक से नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा जब हम एक साथ लेते हैं ना, तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका देखो डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज सोलेनॉइड, या फिर आपको ये शेप दे दिया जाए फिगर एग्जाम में, आपसे पूछ लिया जाए ये क्या चीज़ का शेप है, इस शेप का क्या नाम है, आपको बताना। तो सिंपल, जब बहुत सारे टर्न एक साथ हो ना, सर्कुलर लूप बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स हो, और उसको हम बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट कर दें, तो वो क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। तो डेफिनेशन देखिए आपकी बुक में ही दे के रखा है यहाँ पे, ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न, ठीक है, बहुत सारे सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन ए शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। समझ आई ना, क्या बोला जा रहा है कि जब इस तरह के टर्न्स कॉपर वायर, जब कॉपर वायर बहुत सारे सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह टर्न में एक साथ क्लोजली रखा जाए एक साथ, आपने पेन के अंदर स्प्रिंग देखा है ना,
ठीक है। वो स्प्रिंग भी क्या है, उसी तरह है ना, एक दूसरे के साथ इस तरह पेन में होता है ना, वो स्प्रिंग भी एक सोलेनॉइड का आपका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको सोलेनॉइड हम बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए इसमें अभी हमें किस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन द फिगर। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो एक एक लूप्स जो बन रहा था, इसमें आपको कैसी पैटर्न दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए इसको कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। तो इसको, और अगर हम एक बार मैग्नेट ले लें, देखिए ये एक अपना बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और कहाँ को जाता है, साउथ पोल में। इसी तरह हम नीचे भी बना लेंगे, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाता है। तो एक दो टर्न और बना लेते हैं, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाता है, और ये इस तरह बाहर निकल रहा है। ठीक है, यही हमने देखा था ना मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर में क्या था, साउथ टू नॉर्थ हो रहा था। तो अगर हम इस सोलेनॉइड का देखें ना, सोलेनॉइड में क्या था, मैंने क्या बोला आपको, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लीजिए इस तरह। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको नीचे एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और यहाँ से यहाँ आ रहा है, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से जा रहा है। अगर हम ये एक लूप को देखें ना, एक एक लूप को देखिए आप, एक एक लूप पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो आप इसको इधर से देखिए, इस तरफ से देखेंगे हम, तो करंट कैसे जा रहा है, यहाँ से निकला, यहाँ देखो करंट क्या हो रहा है, इधर से आया, इधर के घुसा ना। तो हम इसमें राइट हैंड थंब रूल डालें और इसको इस तरफ से देखें, इस तरफ से। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, करंट किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। अगर हम इस फिगर को इस तरफ से देखेंगे, इधर से, ठीक है, इधर से देखिए आप इस फिगर को, तो करंट कैसे जा रहा है, करंट ऐसे यहाँ से उठा और यहाँ ऐसे निकला, ऐसे दिखाई देगा ना हमें करंट ऐसे। तो हम अगर राइट हैंड थंब रूल डालें, तो अब देखिए अभी हमने समझा था एक कोयल कैसा एक्ट कर रहा था, मैग्नेट की जैसा। तो यहाँ बहुत सारे कोयल है कि नहीं, बहुत सारे कोयल मिलके ये क्या बन जाएगा, एक बार मैग्नेट जैसा एक्ट करेगा ना। अब देखिए ये हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये बार मैग्नेट जैसा। बार मैग्नेट में क्या देखा था हमने, दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, राइट। अब अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो इसका ये कौन सा पोल है और ये कौन सा पोल है, हम कैसे निकालेंगे। देखो बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को। हाँ, आप देखो अगर हम इस फिगर को हम यहाँ इस तरफ से देखेंगे, अपने सामने ऐसे रख लो, मान लो मैंने इस फिगर को निकाल के इसको हम इधर से देखें, देखो करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, करंट यहाँ से जा रहा है और ये इधर से निकला और इधर गया, इधर। तो ये कैसे, ऐसे ऐसे पैटर्न में जा रहा है, समझो इसको, ये कैसे जा रहा है। देखो यहाँ से करंट उठा, नीचे से पीछे से निकला और ऐसे बाहर आया, पीछे से गया ऐसे बाहर आया। इसी तरह हर टर्न में हो रही है, हर टर्न में पीछे से निकला और ऊपर बाहर आया ऐसे। तो ये कौन सी वाली डायरेक्शन में जा रही है करंट, देखो इधर घड़ी की दिशा में, इसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, राइट। अगर हम इधर से देखेंगे ना, करंट हमें कौन से डायरेक्शन में घूमते हुए दिख रही है, क्लॉकवाइज, क्योंकि पीछे से निकला और बाहर की तरफ आया, पीछे से निकला बाहर की तरफ आया, पीछे से निकला बाहर की तरफ आया। ये देखो यहाँ देखो, पीछे यहाँ से करंट गया, पीछे से निकला और इधर से आया ऊपर, फिर यहाँ गया, पीछे से निकला ऊपर आया, समझ रहे हो, फिर ये पीछे से निकला। इस तरह करंट हमें कैसा दिख रहा है, ऐसे ऐसे। तो क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज है, तो आप इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो। राइट हैंड थंब रूल हम डालेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इसमें आप डाल दीजिए। तो हमने क्या देखा था, सर्कुलर लूप में मैंने आपको समझाया था ना, करंट लूप में होती है तो क्लॉकवाइज हो तो वो कैसा एक्ट करता है, साउथ पोल, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वो लूप कैसा एक्ट करता है, अगर करंट उस लूप में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो वो कैसा एक्ट करता है, नॉर्थ पोल। तो यहाँ हम अगर इधर से हम देखें इस डायरेक्शन से, तो हमें क्या दिख रहा है, सब क्लॉकवाइज पैटर्न में घूम रहा है, मतलब ये वाली कैसी पोल हो जाएगी, साउथ पोल हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको इस तरफ से, ठीक है। अब आप इसको उठा लो, सोलेनॉइड को आप सोचो आपने निकाल लिया अपने सामने,
अपने आप इधर से देखो, इस डायरेक्शन से देखना, ठीक है। तो अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें अभी इधर से क्या दिखेगा, करंट। देखो ध्यान से समझो, करंट तो यहाँ से आया तो यहाँ से भी हमें क्या दिखाई देगा, करंट। अब पीछे से निकला ऐसे, पीछे से निकला ऐसे, पीछे से निकला ऐसे, ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या डायरेक्शन दिखेगा हमें, करंट ऐसे दिखेगा, ऐसे, इस डायरेक्शन, मतलब ऐसे निकला ऐसे गया, ऐसे निकला ऐसे निकला ऐसे गया, ऐसे निकला ऐसे गया। समझ रहे हो बात। तो ये वाली मूवमेंट क्या होती है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज हो गई ना, तो ये वाली नॉर्थ पोल हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये पूरा एक बार मैग्नेट जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें दो पोल मिल गया ना यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल मिल गया, ये साउथ पोल मिल गया, ठीक है। तो इस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में। तो जब ये बार मैग्नेट बन गया तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलेगा, नॉर्थ पोल ये है तो यहाँ से निकला और साउथ पोल में घुस गया, ठीक है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी ये नॉर्थ से निकला और कहाँ घुसेगा, साउथ पोल में घुस जाएगा। तो यहाँ से निकला और यहाँ घुस गया, तो अंदर एक लाइन दिखाई देगा हमें, राइट। सिमिलर वे में एक और लाइन आप बना सकते हो, नॉर्थ से निकला साउथ में, और नीचे के लिए भी एक और लाइन आप बना लो सिमिलर वे में, नॉर्थ से निकला साउथ में, ओके। तो इस तरह हमारा सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझ आ रही है कि हम अगर स्ट्रक्चर को गौर से देखें ना तो हमें क्या दिखाई देगा कि अंदर ये वाली पार्ट में सोलेनॉइड जिसे हम बोल रहे हैं, इस सोलेनॉइड के पार्ट में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, लाइक दिस, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। जैसे कि ये सोलेनॉइड हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे अपीयर होते हुए, पैरेलल, एक दूसरे को टच नहीं करेगा ये, हाँ, ऊपर ऐसे बन जाएगा और नीचे ऐसे। और अंदर हमें क्या दिख रहा है, सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइन, मतलब ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, ऐसा हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ठीक है। आपको समझ आया डायग्राम कैसे बनाया मैंने ये, ठीक है। जब ये बार मैग्नेट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाते हैं, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना आपको, ये इम्पोर्टेंट था। जब बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स को हम बैटरी से और स्विच से कनेक्ट कर देंगे, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये सोलेनॉइड कैसा एक्ट करता है, बार मैग्नेट जैसा एक्ट करता है। और जब ये बार मैग्नेट जैसा एक्ट करता है, हम इसका अगर पोल देखते हैं तो ये साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। क्योंकि इस डायरेक्शन से जब हम देखते हैं तो करंट का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, दैट्स वाई ये वाली पोल साउथ पोल बन जाती है। और जब हम इस डायरेक्शन से देखते हैं तो करंट का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली पोल बन जाती है नॉर्थ पोल। एंड फ्रॉम दिस ये हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, ये क्या बन जाता है, ये एक्ट करता है बार मैग्नेट जैसा, क्योंकि इसमें दो पोल दिख रहा है हमें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से निकलते हुए साउथ में एंटर करता है। इस तरह हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगा। और हमने क्या देखा कि बीच में स्ट्रेट लाइन दिख रहा था, हर लाइन पैरेलल था एक दूसरे से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, बुक में आपकी क्या गिवन है, देखिए। The pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown in the figure. Compare the pattern, ठीक है। अभी हमने देखा पैटर्न कैसा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। सो कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। तो अगर हम इसको बार मैग्नेट से कंपेयर करें तो लगभग सेम ही दिख रहा है ना हमें। ये सोलेनॉइड को अगर हम भूल जाए तो ये एज ए बार मैग्नेट जैसे ही काम कर रहा है, इधर भी नॉर्थ से निकलता है ऐसे ही जा रहा है, तो सेम है इसका भी पैटर्न बार मैग्नेट जैसा। सो वही, यस दे आर सिमिलर। इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेट नॉर्थ पोल। तो अभी हमने बताया एक एंड कैसा एक्ट करता है, नॉर्थ पोल जैसा, while the other behave as a south pole। अदर कैसा बिहेव करता है, साउथ पोल जैसा। क्यों बिहेव साउथ पोल जैसा कर रहा है, क्योंकि अभी हमने करंट का रूल देखा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से। सो द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइन बन रही है ना वो कैसे है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। हमने देखा अभी सारे फील्ड लाइन कैसी थी, स्ट्रेट थी, पैरेलल थी एक दूसरे से। सो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। जो स्ट्रेंथ यहाँ आपको मिलेगा वो स्ट्रेंथ यहीं मिले, मतलब हर पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, जहाँ तक वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, जहाँ तक वो पैरेलल है एक दूसरे से। क्लियर। सो दिस इज, क्योंकि वो पैरेलल है, सेम है चारों तरफ,
पैरेलल जहाँ तक है वहाँ तक, तो वो कैसा एक्ट, इसे हम क्या कह सकते हैं, दैट द फील्ड इज इन यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। तो फील्ड कैसा है अंदर, सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पैटर्न में बनता है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या होता है, पैरेलल होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। ओके, क्लियर। तो अब देखिए, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं, आपको ऐसे ही पूछ लेता है। बहुत बच्चे तो ये ध्यान ही नहीं रखते, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से ये वाली पॉइंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि आपको बोल दिया जाएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसा डायग्राम बनाओगे, आपको दिख रहा है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने किस में देखा, सिर्फ सोलेनोइड में देखा। कब देखा, वो बीच में देखा हमने, स्ट्रेट लाइन पैरेलल था, तो यही तो है यूनिफॉर्म। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस ऐसे 1 2 3 जितना मर्जी आपकी, बट 2-4 लाइन बना लीजिएगा, ये हो गया यूनिफॉर्म। बस इतना ड्रॉ करना है आपको इसमें। ठीक है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या कैसे बनाना है अभी समझ आ ही गया होगा। एक बहुत सारे टर्न बना लीजिएगा, नीचे बैटरी जोड़ दीजिएगा और यहाँ से नॉर्थ पोल से निकालते हुए साउथ पोल में, और हमें पता है अंदर तो साउथ टू नॉर्थ हो ही जाता है, ज्वाइन कर देंगे हम उसको, बस है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। देखिए, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनोइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए क्या बोला है, तो हमने क्या समझा, हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके अगर हम इसके अंदर ना एक इस तरह सॉफ्ट आयरन पीस को रख देंगे ना, अगर इसके अंदर, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आपको पता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कर सकते हैं, बाई अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें या करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर एक आयरन पीस, सॉफ्ट आयरन रख देना इसके अंदर, तो वो सॉफ्ट आयरन क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं सोलेनोइड में और उसके अंदर सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं जो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है, और वो मैग्नेट बन जाता है मैग्नेटाइज्ड होके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है समझ आया ना, जब हम किसी भी सॉफ्ट आयरन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, ठीक है, रख देते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सॉफ्ट आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट में, और उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका उसका डायग्राम दे दिया गया है। देखिए, ये एक बहुत सारे टर्न है, सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर हमने रख दिया एक सॉफ्ट आयरन, तो ये मैग्नेटाइज होकर क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, हो जाएगा। अब देखो, ये तो बार मैग्नेट जैसा बन गया, बट ये है क्या, सोलेनोइड है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बार मैग्नेट और ये सोलेनोइड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये तो बार मैग्नेट जैसा लग रहा है, बट दोनों क्या सेम है, एग्जैक्टली नो, दोनों में डिफरेंस ये है, हमने क्या देखा, किसी भी बार मैग्नेट में क्या होता है, उसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो गया ना। तो बार मैग्नेट का पोल हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम चेंज कर सकते हैं क्या, बार में नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सोलेनोइड का देखें तो हम इसका पोल को चेंज कर सकते हैं, अगर हम करेंट का डायरेक्शन को चेंज कर दे, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे करंट कैसा था, क्लॉकवाइज था, और यहाँ पे करंट को जब हम यहाँ से देखते तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा था, ये साउथ पोल बन गया था, ये नॉर्थ पोल बन गया था। बट अगर अब हम करंट का डायरेक्शन यहाँ से करें, इधर से, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो अब आपका ये कैसा एक्ट करेगा, साउथ पोल जैसा, और ये कैसा एक्ट करेगा, नॉर्थ पोल जैसा। मतलब हम सोलेनोइड का पोल को हम चेंज कर सकते हैं, बट बार मैग्नेट में चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड रहता है। क्लियर, तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा बार मैग्नेट और सोलेनोइड में। दूसरा, बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ को हम नहीं बढ़ा सकते, ना ही घटा सकते हैं, फिक्स्ड है इसका स्ट्रेंथ, बट सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हम कर दें तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग हो जाए, या फिर हम करंट ज़्यादा कर दें, करंट का फ्लो ज़्यादा कर दें, तब भी आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सोलेनोइड में, लेकिन बार मैग्नेट में नहीं कर सकते। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक फिक्स स्ट्रेंथ में है।
क्लियर है? ये दो डिफरेंस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड में। तो इससे पहले हम इस बुक के इंडेक्स क्वेश्चन को करें, कुछ हम सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर से लिया गया है, जो अभी आपके रिसेंटली नए सैम्पल पेपर आए हैं टर्म 2 के, उससे लिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के दो पार्ट थे। पहले वाली पार्ट जो आपके नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चंस को अभी डिस्कस नहीं करूँगी, आगे हम करेंगे। और इस क्वेश्चंस को पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ए सर्किट कॉन्टेन ए बैटरी। एक सर्किट है, इसमें क्या कॉन्टेन है, बैटरी है, हमें दिख रहा है, वेरिएबल रेजिस्टर है, यस, एंड सोलेनॉइड है, यस, आपको ये रिंग रिंग दिख रहा है, ये क्या है, सोलेनॉइड है। द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनॉइड। और हमें इसमें क्या दिखाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न शो किया जा रहा है। ओके, आपको दिख रहा है? तो आप देखिए ये एरो मार्क्स इधर से जा रहा है और इधर को घुस रहा है, ठीक है, इधर से जा रहा है, इधर को घुस रहा है। नीचे भी आप देख सकते हैं, इधर से जा रहा है, इधर को निकल रहा है। मतलब इतना तो कंफर्म है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है, ठीक है, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। ओके, तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए में देखो क्या बोला है, स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ आपको क्या बोला गया है, क्या बताना है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न जो दिख रही है आपको ना, ये आपको कैसे बताती है कि कौन से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है, मतलब कौन, एंड ऑफ द पोल, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एंड में, इस वाले रीजन में हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्यों मिलेगा, रीज़न क्या था आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही क्लोजली है, देखो आप, बहुत ही क्लोज है कि नहीं। तो समझ आए यहाँ पे होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही क्लोज्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए आपके आंसर की में भी इसका आंसर दिया हुआ है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका जो आपको आंसर की भेजा गया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें भी देखिए क्या लिखा है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा क्लोजनेस होगा फील्ड लाइन के बीच में, उतना ज़्यादा हमें वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ मिलेगा। सिंस फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड अराउंड द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। और कहाँ पे अभी हमने देखा था पिक्चर में कि सोलेनॉइड के एंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही क्राउडेड है, बहुत ही ज़्यादा है एक साथ। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन कहाँ होगा, एंड ऑफ द सोलेनॉइड में होगा। क्लियर। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट रिवर्स्ड। देखिए क्या बोला है हमें, अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, टेबल पे रखा हुआ है। तो सर्कुलर लूप कैसा हो जाएगा, देखिए इसका कुछ डायग्राम ऐसा हो जाएगा, जैसे कि ये एक टेबल है, तो इसके ऊपर ये सर्कुलर लूप इस तरह है, ठीक है। और करंट देखो, करंट किस तरह, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। और करंट कैसे पास हो रहा है, क्लॉकवाइज पास हो रहा है। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो हमें इसमें करंट का इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में ना, घड़ी का दिशा पता है ना आपको, 12 से 3, 6, 9 इस तरह घूमता है कांटा, उसी तरह इसको हमको करंट के डायरेक्शन को दिखाना है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। तो इस बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें निकालनी है कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और बाहर क्या है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कैसे करते हैं हम, ये करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन जब अपवर्ड होगा तो हमारा जो फिंगर है, चारों उंगलियां किस तरफ घूम रही है, इस तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, और घूम के इधर बाहर निकल। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, लूप के अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इस तरफ निकलेगा, ऐसे घुसा और ऐसे निकला। तो इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द पेपर, इनटू द प्लेन, ठीक है। और आउटसाइड में बाहर क्या होगा, आउट ऑफ द पेपर, पेपर से बाहर निकल रहा है, यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है किसी भी एक रीजन में। आपको डायग्राम बना के उससे रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था, इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह बना दीजिए 1, 2 ठो और ऐसे दिखा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड के अंदर? क्या होगा? हमने देखा था अभी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या था? यूनिफॉर्म था, चारों तरफ सेम था। यूनिफॉर्म मतलब हर तरफ सेम था, हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर थी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। नो, 0 तो नहीं था। डिक्रीज एज वी मूव्ड, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज, ये भी नहीं होगा। अभी हमने बोला सेम था, यूनिफॉर्म था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इज सेम एट ऑल पॉइंट। सेम कहने का मतलब क्या है? हर पॉइंट में सेम कब होगा? जब वो यूनिफॉर्म होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A student perform an experiment to study the magnetic effect of current around a current carrying straight conductor with the help of a magnetic compass. He reports that the degree of deflection of magnetic compass increases when the compass moved away from the conductor. तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कर रहा है, ठीक है, कॉम्पस के साथ। और उस कॉम्पस में वो डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर रहा है, मैग्नेटिक कॉम्पस लिया। तो देखो उसने पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिया कि डिग्री जो होगा ना डिफ्लेक्शन का मैग्नेटिक कॉम्पस में, वो इंक्रीज होगा अगर हम कॉम्पस को दूर ले जाएंगे कंडक्टर से। तो अब देखिए ये बात, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, पहले ये समझते हैं हम। ये करंट कैरिंग वायर है और इधर एक कॉम्पस मैंने रखा है, ठीक है। तो हमने क्या पर समझा था, अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे करंट कैरिंग वायर से कॉम्पस के बीच, मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्या होगा इस कॉम्पस पे जो पड़ेगा वो क्या होगा? कम होते जाएगा जैसे जैसे हम दूर जाएंगे। तो डिफ्लेक्शन भी हमें क्या दिखेगा? कम दिखेगा, है कि नहीं। तो यहाँ तो कुछ और बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है अगर हम दूर ले जा रहे हैं कॉम्पस, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है अगर हम कॉम्पस को दूर ले जा रहे हैं। तो ये बात क्या है? गलत ऑब्जर्वेशन है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो रहा है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्या था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस का। मतलब अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अगर कॉम्पस का करंट कैरिंग वायर से हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? हमें कम मिलेगा, जिस वजह से डिफ्लेक्शन भी हमें क्या देखने को मिलेगा? कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर डिस्टेंस बढ़ा रहा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, इसका कहने का मतलब स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकेंड में देखो क्या बोला है, द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस व्हेन द करंट थ्रू द कंडक्टर इंक्रीज। सेकेंड वाला ऑब्जर्वेशन क्या है? सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट का। अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है, विच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्स टू बी रॉन्ग एंड वाई। तो इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है और क्यों है? तो अभी हमने समझा पहला ऑब्जर्वेशन गलत है। क्यों है? बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीजेस, सो द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पस शुड डिक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज होना चाहिए, ना कि इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों होगा? समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, what changes in the deflection of the compass needle placed at a point near current carrying straight conductor shall be observed। क्या चेंजेस देखने को मिलेगा कॉम्पस निडल में करंट कैरिंग वायर के पास अगर रखा गया है उसको, ठीक है। तो कब कब किस कंडीशन में ये चेंजेस देखना? 3 कंडीशन दिया। पहला कंडीशन, करंट थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। अगर इस कंडक्टर से हम करंट को बढ़ा देते हैं तो इसके डिफ्लेक्शन में, कॉम्पस के डिफ्लेक्शन में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? वी नो दैट कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्पस निडल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड में देखो क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। अब देखो अगर मान लो ये हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट नीचे से ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो हमने डिफ्लेक्शन किस तरफ देखा?
कॉम्पास निडल इधर डिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है, इधर को हिल रहा था। अब हमने करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दिया, तो कॉम्पास निडल में डिफ्लेक्शन क्या देखने को मिलेगा, ये क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया जाएगा तो कॉम्पास निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा उसमें भी रिवर्स देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, ये हमने पढ़ा ही है पीछे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पास निडल रिवर्स बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। सी, कॉम्पास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अब देखो कॉम्पास को इस बार कंडक्टर से दूर लेके जाया जा रहा है, पहले यहाँ था कॉम्पास, अब यहाँ रख दिया गया, तो क्या चेंजेस मिलेगा, जब हम दूर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है ना मैग्नेटिक कंडक्टर से, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन भी हमें कम देखने को मिलेगा, राइट। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पास निडल डिक्रीजेस बिकॉज द डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। How does the strength of magnetic field at a center of a circular coil of wire depends on the radius of the coil, number of turns of wire in the coil and the strength of the current flowing in the coil. लूप वाले कंडक्टर का क्वेश्चन सही है, ठीक है। जब कोई आपका कोई कंडक्टर है लूप वाले फॉर्म में है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में है, तो आपको पूछ रहा है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन तीनों चीज़ पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड करता है और स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे कैसे डिपेंड करता है। तो रेडियस मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब भी ज़्यादा होगा या कम होगा मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। पहला का आंसर क्या होगा, कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। सेकेंड का क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होगा वो भी ज़्यादा होगा ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। और थर्ड का स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, करंट अगर ज़्यादा होगा किसी भी कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का भी, ठीक है। तो इन दोनों का डायरेक्ट होगा और फर्स्ट वाले का इन्वर्सली होगा, क्लियर। ये सारी चीज़ देखो हम लोग ने जो अभी थ्योरी में पढ़ा है ना, प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न होता है कॉइल में और करंट में भी, तो वही चीज़ के ऊपर देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है।